यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आ गए सब लोग। तो गाइस, सब लोग आ गए। आज बहुत सारी इंटरेस्टिंग वाली चीजें पढ़ेंगे, मजा आएगा आपको। तो चलिए, सब लोग आ गए हो तो अब चालू करते हैं। तो गाइस, यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, अब एक बात समझना, आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज इनकम टैक्स लॉ। तो इनकम टैक्स लॉ, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम जो सीखने वाले हैं वो इनकम टैक्स लॉ सीखने वाले हैं। और इनकम टैक्स लॉ सीखने के लिए आपको किन किन चीजों का नॉलेज होना चाहिए, तो वो मैं बताने वाला हूं कि आपको किन किन चीजों का नॉलेज होना चाहिए इनकम टैक्स लॉ पढ़ने के लिए। तो इनकम टैक्स लॉ पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 का नॉलेज होना चाहिए। उसके साथ साथ में आपको इनकम टैक्स रूल्स 1962 का नॉलेज होना चाहिए। उसके साथ साथ में आपको फाइनेंस एक्ट 2024 का नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए, सब लोग इधर देखिए, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सबको मैंने गुड मॉर्निंग बोल दिया, सबके लिए एक साथ में गुड मॉर्निंग। चलो, अब इधर देखो। तो मैंने बताया कि इनकम टैक्स आपको लॉ पढ़ने के लिए किन किन चीजों का नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, इसका नॉलेज होना चाहिए। अब आपका क्वेश्चन ही आएगा कि सर इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये क्या है? तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 मैं ऐसा बोल दूं कि आपके इनकम टैक्स लॉ का कैप्टन है। तो इनकम टैक्स लॉ जो है वो इनकम टैक्स लॉ का जो कैप्टन है दैट इज द इनकम टैक्स एक्ट 1961 है। ये एक कैप्टन है जिसमें सब प्रोविजन लिख रखे हैं कि असेसमेंट ईयर क्या होगा, प्रीवियस ईयर क्या होगा, असेसी कौन होगा, पर्सन कौन होगा, टैक्स कैसे लगेगा, आपका असेसमेंट कैसे होगा, टीडीएस कैसे कटेगा, वो सब चीजें जो है वो आपके इनकम टैक्स एक्ट 1961 में लिख रखी है। अब एक चीज समझना, ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्वेश्चन ये आता है कि सर ये कहां पे एप्लीकेबल होता है? क्या ये पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होता है या इसमें कोई जम्मू एंड कश्मीर को अलग कर रखा है? राइट आंसर इज इट इज एप्लीकेबल टू होल इंडिया। पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है। अगर आप कोई इनकम कमाते हैं इवन इन द जम्मू एंड कश्मीर, तो भी आपको इनकम टैक्स तो पे करना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स एक्ट इज एप्लीकेबल फॉर होल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, सब पे एप्लीकेबल है। एक और चीज समझना, ये जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है ना, इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम द 1 अप्रैल 1962। ये 1 अप्रैल 1962 से एप्लीकेबल है। आप बोलोगे सर एक बात बताओ, आपने यहां पे क्या बोला कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, तो सर ये फिर 1 अप्रैल 1961 से एप्लीकेबल होना चाहिए ना। तो फिर ये 1 अप्रैल 1962 से क्यों एप्लीकेबल है? एक बात बताऊं, हमेशा ध्यान रखना, आज के बाद कभी भी इनकम टैक्स की बात होगी तो जो भी डेट दे रखी होती है ना, वो डेट हमेशा असेसमेंट ईयर वाइज दे रखी होती है। जो भी डेट दे रखी होती है वो आपके असेसमेंट ईयर वाइज डेट दे रखी होती है। असेसमेंट ईयर वाइज का मतलब होता है कि भैया आपका असेसमेंट ईयर वाइज हिसाब होता है। एक बात बताओ, जितने भी अमेंडमेंट्स होते हैं, आज मैं आपको अमेंडमेंट्स के बारे में बताऊंगा, फाइनेंस एक्ट के बारे में बताऊंगा, फाइनेंस बिल के बारे में बताऊंगा। तो जितने भी अमेंडमेंट्स होते हैं ना, वो हमेशा असेसमेंट ईयर वाइज होते हैं। मींस इनकम टैक्स में जो है ना, वो हमेशा लिखा जाता है असेसमेंट ईयर वाइज हिसाब होता है। तो व्हेन इट्स कम्स टू असेसमेंट ईयर, तो देखिए 1 अप्रैल 1962 से लग रहा है, इसका मतलब ये आपका असेसमेंट ईयर 62-63 पे लगेगा। एंड असेसमेंट ईयर 62-63 का मतलब ये होता है कि आपका प्रीवियस ईयर 61-62 है, उस पे ये इनकम टैक्स एक्ट लगेगा।
तो इनकम टैक्स एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल इंडिया, इट इज फ्रॉम 1 अप्रैल 1962 से लगेगा। एंड गाइस इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम असेसमेंट ईयर 60 टू 63, क्योंकि देखो 1 अप्रैल 1962 लिखा है, इसका मतलब ये असेसमेंट ईयर वाइज बात कर रहे हैं, तो इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम असेसमेंट ईयर 60 टू 63। इट मींस योर प्रीवियस ईयर 61 62 है, वो 61 62 से आपका ये वाला एक्ट लगेगा। अब आप मुझे बोलोगे कि सर एक बात बताओ, इससे पहले क्या इनकम टैक्स नहीं लगता था क्या? अरे भाई इससे पहले भी इनकम टैक्स लगता था, वहां पे लॉ अलग हुआ करता था, एक्ट जो है वो अलग हुआ करता था। एक 22 वाला एक्ट था, उसके बाद और दूसरा एक्ट आया, उसके बाद में ये वाला एक्ट आया जो अभी चल रहा है। अब वो आपके हिस्ट्री में कौटिल्य के टाइम पे क्या लगता था, अंग्रेज कैसे लगान लेते थे, वो आपके लिए आज की डेट में रिलेवेंट नहीं है। आज के लिए आपके लिए जो रिलेवेंट है वो ये है इनकम टैक्स एक्ट 1961 करके, दैट इज एप्लीकेबल टू होल इंडिया एंड इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। चलिए अब एक और चीज समझना, अभी ये वाला जो बजट आया, तो ये वाला बजट जो 2024 में आया, इस बजट में निर्मला सीतारमण जी ने एक चीज बोली है कि हम ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 को शायद रिवैम्प कर देंगे, इसको हटा देंगे। उन्होंने 6 महीने का टाइम दिया है, एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी को 6 मंथ का टाइम दिया है कि 6 मंथ के अंदर अंदर वो हमको एडवाइस करेंगे कि हमको नया एक्ट बनाना है। तो हो सकता है ये वाला बजट जो 2025 में आए, या फिर हो सकता है 2025 वाला छोड़ के 2026 में जो बजट आएगा उसमें ये आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 नहीं दिखेगा, उसकी जगह एक नया लॉ आ जाएगा। लोग बोल रहे हैं डीटीसी करके उसका नाम रहेगा, डायरेक्ट टैक्स कोड करके, और डायरेक्ट टैक्स कोड है, ये नया लॉ है, वो आ सकता है नियर फ्यूचर में। बिकॉज गवर्नमेंट काफी टाइम से ट्राई कर रही है। आपको मैं बताऊं, जब पी चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर थे तब डीटीसी आया था 2008-9 में, उन्होंने एक ड्राफ्ट प्रपोजल डाला था, वहां से लेके अभी हर साल बोलते हैं कि कुछ ना कुछ नया आएगा, बट कब आएगा आई डोंट नो, बट देयर मे बी पॉसिबिलिटी, अभी ये प्रबल पॉसिबिलिटी है कि आने वाले 1-1.5 साल 2 साल के अंदर अंदर आपको नया टैक्स लॉ देखने को मिलेगा, दैट इज 1961 जो है, ये एक्ट की जगह एक नया एक्ट आ जाएगा। अब आप मुझे बोलोगे कि सर नया एक्ट जो आएगा उसमें क्या चेंजेस हो सकता है, तो मैं आपको बताऊं, देखो नए एक्ट में जो गवर्नमेंट दिख रही है, गवर्नमेंट का मानना यह रहेगा आपको कोई एग्जेम्पशन डिडक्शन वगैरह नहीं मिलेगा, जैसे एटीसी वगैरह ये शायद हटा दिया जाएगा, एंड मैंडेटरीली आपको अल्टरनेट टैक्सेशन रिजिम जो है उस पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। मेरा मानना यह है कि जब भी नया लॉ आएगा उसमें सिंपल सी चीज रहेगी, आपकी इनकम है, उस इनकम पे आप सपोज 30% आप टैक्स पे कर दीजिए, एंड जो भी कैपिटल गेन रहेगा उस पे हो सकता है वो टैक्स की रेट है वो 20% कर दे कि भाई 15 to 20% है, वो आप कैपिटल गेन पे टैक्स पे करिए, इनकम जो होगी उस पे 30% टैक्स पे करिए, कोई एग्जेम्पशन डिडक्शन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर में, तो ऐसा जो है वो फ्यूचर में हो सकता है। तो इनकम टैक्स एक्ट है वो शायद जब भी फ्यूचर में नया आएगा वो बड़ा ईजी हो जाएगा। ये जो इनकम टैक्स है ना, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि आप देखोगे इसमें एक तो इतना पुराना एक्ट है, 1961 से अगर आप काउंट करते हो तो 40 इयर्स तो वो वाले, और उसके बाद 24 इयर्स वो वाले, तो अप्रोक्स 65 इयर्स पुराना लॉ है ये। तो देयर मे बी पॉसिबिलिटी कि अब जो आगे जाके और ये लोग क्या करेंगे कि भैया जो है वो नया लॉ लाएगा, उसमें स्लैब रेट वगैरह मिलेगा, यस, बट नॉर्मली क्या होगा ना, जो आपका न्यू टैक्सेशन रिजिम है या जिसको आजकल अपन डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम बोलते हैं 115 बीएसी वगैरह, उसके हिसाब से आपको टैक्स लगेगा। अब एक चीज समझना, सर ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है इसमें कितनी सेक्शन है? अगर आप इनकम टैक्स एक्ट पे जाके देखोगे कि इसमें कितनी सेक्शन है, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में अगर मैं सेक्शन नंबर जाके देखता हूं तो सेक्शन, इसकी जो लास्ट सेक्शन है ना वो ऐसे आपको दिखेगी, 298 करके है, वो लास्ट सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट की। दिस इज द लास्ट सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब ये 298 जो है ये लास्ट सेक्शन है कि अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो पार्लियामेंट उस डिफिकल्टी को सॉल्व कर सकता है, उसके लिए कुछ ना कुछ कर सकता है। तो ये लास्ट सेक्शन है। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताइए, क्या इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है उसमें आपकी जो सेक्शंस है वो सेक्शंस क्या 298 ही है? अगर आप नंबरिंग वाइज जाओगे तो 298 है, बट क्या एक्चुअल में 298 सेक्शन है? आंसर इज नो। एक्चुअल में अगर आप सेक्शन काउंट करने जाओगे देयर विल बी अप्रॉक्स 600 प्लस सेक्शन, 5 to 600 प्लस सेक्शन से वो एक्चुअल में हो जाएगी। यहां पे 298 है। आप बोलोगे ऐसा कैसे होता है सर? आपने इंटरमीडिएट में भी पढ़ा होगा। देखो एक सेक्शन जो है, जैसे सेक्शन 35 है,
तो 35 एक सेक्शन हुई। अब 35D करके दूसरी सेक्शन है, उसके बाद 35DD करके तीसरी सेक्शन है, उसके बाद 35DDA करके चौथी सेक्शन है, उसके बाद 35CCC करके एक और सेक्शन है, उसके बाद 35CCD करके एक और सेक्शन है, उसके बाद 35AD करके एक और सेक्शन है। तो आप देखोगे 35 में कितनी सेक्शन है, तो 35 में 1 2 3 4 5 6 7 और हो सकता है मैंने कुछ मिस भी की हो। तो मैं बताऊं लाइक अप्रोक्स 10 सेक्शन तो 35 वाली सीरीज में ही है, बट लाइक ये अलग सेक्शन, ये अलग सेक्शन, ये अलग सेक्शन, ये अलग सेक्शन। तो अगर आप ये बोलोगे कि हमारे लिए जो सेक्शन है वो सिर्फ यहां 298 है, ऐसा नहीं है। आपके लिए सेक्शन जो है वो आपकी 600 प्लस सेक्शंस है, वो आपके इनकम टैक्स एक्ट में है। लेकिन डोंट वरी, आपको कितना याद रखना है, कैसे याद रखना है, वो जितना मैं बताऊंगा, जैसा मैं बताऊंगा वैसा वैसे आपको याद करते जाना है। चलिए, तो ये तो बात हो गई इनकम टैक्स एक्ट 1961 की। अब अपन बात करते हैं इनकम टैक्स रूल्स 1962। एक बात बताओ, ये इनकम टैक्स रूल्स 1962 क्या होता है? चलो उससे पहले मुझे एक बात बता दो, आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं। मुझे एक बात बताओ, कंप्यूटर पे डेप्रीशिएशन की रेट क्या होती है? बताओ, कंप्यूटर पे डेप्रीशिएशन की रेट क्या होती है? कंप्यूटर पे डेप्रीशिएशन की रेट क्या होती है? कंप्यूटर लैपटॉप पे डेप्रीशिएशन की रेट क्या होती है? बताइए 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 कि कंप्यूटर लैपटॉप पे डेप्रीशिएशन की रेट क्या होती है? भाई साहब, क्या आंसर दिया है! सबने आंसर दिया कि कंप्यूटर पे डेप्रीशिएशन की रेट है, सबने बोला 40%, ठीक है। बट किसी किसी पागल बच्चे ने 15% भी बोला है, किसी किसी ने 30% बोला है। क्या बताओ तुम, लाइक क्या बोलूं मैं तुमको। चलिए, कंप्यूटर पे 40% डेप्रीशिएशन की रेट है, लेकिन ये कहां दे रखा है? ये बताओ ना, ये कहां दे रखा है कि कंप्यूटर पे डेप्रीशिएशन की रेट 40%? ये दे कहां रखा है, कहां दे रखा है? ये बताओ, ये कहां दे रखा है कि कंप्यूटर पे डेप्रीशिएशन की रेट 40% है? कहां दे रखा है? हाँ, राइट आंसर है भाई साहब। लोग जो है वो बोल रहे हैं कि कंप्यूटर पे डेप्रीशिएशन की रेट 40% है, और ये कहां दे रखा है? ये बोलते हैं सेक्शन 32 में दे रखा है। इन्होंने बोला कि सेक्शन 32 में ऐसा दे रखा है। सर, सेक्शन 32 में क्या ऐसा दे रखा है कि कंप्यूटर के डेप्रीशिएशन की रेट है वो 40% है 32 में? आंसर इज नो, 32 में ऐसा नहीं दे रखा। आपको सेक्शन 32 में पढ़ा देता हूं। एक बात समझिए, ये आ गया मेरे पास इनकम टैक्स एक्ट 1961 सीधा हमारी वेबसाइट जो है गवर्नमेंट की वेबसाइट से, और मैं यहां पे लिख रहा हूं सेक्शन 32। सेक्शन 32 है वो बेसिकली डेप्रीशिएशन की बात करती है। सेक्शन 32 देखिए डेप्रीशिएशन है, और इस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है? इस सेक्शन में लिखा हुआ है, सेक्शन 32 का सब सेक्शन 1 बोलता है इन रेस्पेक्ट ऑफ डेप्रीशिएशन, इन असेट पे डेप्रीशिएशन मिलेगा। आगे दे रखा है होली, ओन होली, पार्टली बाय असेसी एंड यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस पर्पज, द डिडक्शन, द फॉलोइंग डिडक्शन शैल बी अलाउड करके, ठीक है। उसके बाद में एक बात समझना, यहां पे जो है वो उन्होंने दे रखा है ब्लॉक ऑफ असेट एंड ऑल। यहां पे कहीं पे भी डेप्रीशिएशन की रेट नहीं दे रखी, यहां पे कहीं पे भी डेप्रीशिएशन की रेट नहीं दे रखी। आप पूरी सेक्शन को देख सकते हैं, ये सेक्शन यहां पे कंप्लीट हो जाती है। यहां पे कहीं पे भी डेप्रीशिएशन की रेट है वो नहीं दे रखी है। तो आप मुझे बोलोगे कि सर डेप्रीशिएशन की रेट सेक्शन 32 में दे ही नहीं रखी है? आंसर इज नो, नहीं दे रखी। सेक्शन 32 में डेप्रीशिएशन की रेट नहीं दे रखी। तो फिर डेप्रीशिएशन की रेट दे कहां रखी है? फिर डेप्रीशिएशन की रेट है वो रूल्स में दे रखी है। अब एक बात समझना, अगर आप इस लाइन को पढ़ोगे तो यहां लिखा हुआ है इन रेस्पेक्ट ऑफ द डेप्रीशिएशन, किस पे? बिल्डिंग पे मिलता है, प्लांट एंड मशीनरी पे मिलता है, फर्नीचर पे मिलता है, इंटेंजिबल असेट पे मिलता है। आगे वाली लाइन में पढ़ना, ओन होली और पार्टली, ओन होली और पार्टली बाय असेसी एंड यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, द फॉलोइंग डिडक्शन शैल बी अलाउड करके, ठीक है। उस पे क्या अलाउ होगा, कैसे अलाउ होगा? तो देखो, in case of the asset of an undertaking engaged in the generation and distribution of power, such percentage on actual cost thereof as assessee may be prescribed। यहां पे वर्ड यूज हुआ है प्रिस्क्राइब्ड करके, ठीक है, कि उसके लिए रेट प्रिस्क्राइब करेगा
सीबीडीटी, और प्रिस्क्राइब रेट से आपको डेप्रीशिएशन मिलेगा। तो जब भी किसी सेक्शन में यह लिखा हुआ है कि रेट में भी प्रिस्क्राइब, मेथड में भी प्रिस्क्राइब, तो मे बी प्रिस्क्राइब्ड जब लिखा है इसका मतलब वो अलग से बाद में प्रिस्क्राइब करेंगे थ्रू द नोटिफिकेशन, और वो नोटिफिकेशन जो निकलेगा वो रूल बन जाएगा, और वो रूल में डेप्रीशिएशन की रेट दे रखी है। तो भाई साहब एक बात बताऊं, जब भी आपको कहीं पे लिखा हुआ एज मे बी प्रिस्क्राइब, तो उसके लिए सेपरेटली नोटिफिकेशन आएगा, और वो नोटिफिकेशन में चीजें जो है वो प्रिस्क्राइब की जाएगी। तो अब अगर आपको कोई भी पूछे कि डेप्रीशिएशन की रेट कहां दे रखी है 40%, ये सेक्शन 32 में नहीं दे रखी। सेक्शन 32 जो है ना, वो तो सिर्फ ये बोलता है कि भाई डेप्रीशिएशन की रेट में भी प्रिस्क्राइब। डेप्रीशिएशन की रेट दे रखी है वो आपके रूल्स में दे रखी है। इनकम टैक्स में बहुत सारे रूल्स है। रूल्स क्या काम आते हैं? एक्ट को सपोर्ट करने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। जैसे इनकम टैक्स एक्ट है, तो एक्ट को सपोर्ट करने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। जैसे आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा था कार का परक्यूजिट, कि कार पे एक परक्यूजिट टैक्सेबल होता था सैलरी में, उसमें अलग अलग रेट थी। क्या 1600 सीसी तक कार हुआ तो इतना, 1600 सीसी से ज्यादा हुआ तो इतना। ये सब कहां दे रखा है? ये रूल्स में दे रखा है। तो जितने भी आपके वैल्यूएशन की मेथड वगैरह है वो सब आपके रूल्स में दे रखी है। हम आगे जाके पढ़ेंगे कि आपने मान लो किसी को गोल्ड चेन गिफ्ट कर दी, तो गिफ्ट कर दी, आपको पता है जब फ्रेंड को गिफ्ट करते हैं 50,000 से ज्यादा है, टैक्सेबल हो जाता है। लेकिन उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्या वो गोल्ड चेन कितने की है, उसके लिए रूल्स दे रखे हैं, वैल्यूएशन के रूल्स। तो भाई साहब आप हमेशा ये समझिए कि रूल्स दे रखे हैं करके, ठीक है। जब भी चीजें प्रिस्क्राइब लिखी हुई है एक्ट में, इसका मतलब उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन आएगा, और वो नोटिफिकेशन है वो रूल्स बन जाएगा, और वो रूल्स जो है वो अलग से दे रखे हैं। तो आपके इनकम टैक्स रूल्स 1962 करके। चलिए उसके बाद में एक और कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज द फाइनेंस एक्ट 2024। अब आप बोलोगे कि सर शाहिल बोल रहा है क्या हमको सब रूल पढ़ने पड़ेंगे? आंसर इज नो। जो आपके लिए रिलेवेंट वाले रूल्स रहते हैं वो हम पढ़ते हैं, जो इररिलेवेंट रूल्स रहते हैं वो हम नहीं पढ़ते। रिलेवेंट का मतलब जैसे इंस्टीट्यूट ने जो कवर किए हैं रूल्स, दैट वी विल स्टडी इन द क्लास, एंड जो इंस्टीट्यूट ने कवर नहीं किए हैं वो वाले रूल्स है वो हम नहीं पढ़ेंगे करके, ठीक है। चलिए अब एक और चीज समझना, इधर देखिए। एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं फाइनेंस एक्ट 2024। अब आप बोलोगे फाइनेंस एक्ट क्या है? चलिए इधर देखिए सब लोग। आपको पता है हर साल एक बजट आता है, हर साल एक बजट आता है, और ये जो बजट है ये कब आता है? तो आप बोलोगे कि बजट जो आता है सर वो 1 फेब एवरी ईयर आता है। तो 1 फेब इस साल में 1 फेब 2024 को आया था बजट, और ये 1 फेब 2024 को जो बजट आता है उस बजट में एक जो पार्ट होता है उसको बोला जाता है फाइनेंस बिल करके, फाइनेंस बिल 2024। अब एक चीज समझना, आप बोलोगे कि सर जो फाइनेंस बिल 2024, फाइनेंस या फाइनेंस जैसा आपको लगे वैसा बोल सकते हो, तो फाइनेंस बिल 2024 जो आया था वो कब आया था? 1 फेब 2024 को आया था। हर साल 1 फेब को आता है। लेकिन गाइस एक चीज ध्यान रखना कि जिस ईयर में इलेक्शन होता है ना, उस ईयर में 2 बार बजट आता है। एक तो आपका इलेक्शन से पहले, जैसे करंट ईयर 2024 है वो आपका इलेक्शन ईयर था, तो इलेक्शन ईयर में एक तो पहले बजट आया था 1 फेब 2024 को। इसको हम लोग बोलते टाइम इंटरिम बजट भी बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते टाइम इंटरिम बजट बोलते हैं। तो 1 फेब 2024 को जो बजट आया था उसमें एक फाइनेंस बिल दिया गया। उस फाइनेंस बिल 2024 उसको बेसिकली बोला ऐसे जाता है आजकल, दैट इज द फाइनेंस बिल, फाइनेंस नंबर 1 बिल 2024, ये पहले आया था। अब एक चीज समझना, इलेक्शन हो गया, इलेक्शन के बाद वापस बजट आया, और इलेक्शन के बाद वापस बजट आया ऑन द 23rd ऑफ जुलाई 2024 को। 23rd ऑफ जुलाई 2024 को एक और बजट आया, और उसमें जो बिल आया उस बिल को बोला जाता है फाइनेंस नंबर 2 बिल 2024। तो देखिए जो पहले बजट आता था, उसको जो पहले बजट इलेक्शन से पहले जो आया है उसको इंटरिम बजट भी आप बोल सकते हो,
वो 1 फेब 2024 को आया था। फाइनेंस नंबर 1 बिल 2024 था। उसके बाद अभी जो दूसरा बजट आया 23 जुलाई 2024 को अभी अभी आया, और उसको फाइनेंस नंबर 2 बिल 2024 बोला जाएगा। अब एक बात समझना, जब फाइनेंस मिनिस्टर अपना बजट प्रेजेंट करता है उसमें फाइनेंस बिल भी लोकसभा में, राज्यसभा में प्रेजेंट होता है, पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है। अब होता क्या है उसके बाद में, चलो प्रेजेंट तो कर दिया बिल, अब होता क्या है उसके बाद पता है, उस पर डिस्कशन सेशन होते हैं। मीन्स उस पर डिस्कशन किया जाता है। मीन्स जो पार्टी है, बीजेपी है, वो जवाब देगी, कांग्रेस उससे पूछेगी, आम आदमी पार्टी उससे पूछेगी और बोलेगी इस बिल में सही प्रावधान नहीं है, इस बिल में जो है वो आपने इंडेक्सेशन हटा दिया, ऐसे क्यों इंडेक्सेशन हटा रहे हो, आप तो अलग ही कर रहे हो। आपने सुना होगा अभी एक राघव चड्ढा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसकी एक स्पीच आई थी जिसमें उसने बोला कि ये गवर्नमेंट इंडेक्सेशन हटा रही है, और इंडेक्सेशन हटा रही है उसकी वजह से मार्केट में ब्लैक मनी आ जाएगा। आपने ये देखा होगा। तो ये सब क्या हो रहा है, ये पार्लियामेंट में उस पर डिस्कशन हो रहा है। अब ये बजट पे डिस्कशन होने के बाद होता क्या है, ये जो बिल है वो बिल पास कर दिया जाता है लोकसभा एंड राज्यसभा से। तो गाइस, जो हमारी लोकसभा एंड राज्यसभा है, लोकसभा राज्यसभा मींस लोकसभा बोलते हैं लोअर हाउस, राज्यसभा को बोलते हैं अपर हाउस। तो लोकसभा राज्यसभा से ये पास करवा दिया जाता है, फिर वहां पे भी ये पास हो जाता है, और ये पास होने के बाद ये किसके पास भेजा जाता है, प्रेसिडेंट के पास। ये पास होने के बाद ये प्रेसिडेंट के पास में भेजा जाता है, और प्रेसिडेंट उस पे एसेंट देता है। प्रेसिडेंट की साइन हो जाती है, उस पे एसेंट दे देते हैं, और प्रेसिडेंट जिस दिन एसेंट दे देता है ना, उस दिन वो बन जाता है फाइनेंस नंबर 1 एक्ट 2024। और ये वाला जो रहेगा ये लोकसभा राज्यसभा से ये वही पास कराया जाएगा, और जब यहां से पास होने के बाद जिस दिन उस पे प्रेसिडेंट असेंट दे देगा, उस दिन ये बन जाएगा फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2024। अब आप मुझे बोलोगे कि सर एक बात बताओ, ये पहला वाला बजट है वो 1 फेब को आया था, फाइनेंस नंबर 1 बिल 2024 बोलते हैं, लोकसभा राज्यसभा ने पास किया, उसके बाद प्रेसिडेंट ने साइन किया। तो प्रेसिडेंट ने जिस दिन साइन किया उस दिन से वो एक्ट बन जाता है। देखो, जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करता उसको बिल बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, बिल बोला जाता है, बिल। और जिस दिन प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देता है, जिस दिन प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देता है, उस दिन से वो तुम्हारा क्या बन जाता है, फाइनेंस एक्ट बन जाता है। अब आप मुझे बोलोगे कि सर ये वाला जो बजट आया था, ये जो बिल था, ये एक्ट कौन सी डेट को बना? तो ये जो एक्ट बना वो कौन सी डेट को बना? तो ये एक्ट बना दैट इज ऑन द 15 ऑफ फेब 2024 को। तो देखिए 15 फेब 2024 को उस पे प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया था, तो वो फाइनेंस नंबर 1 एक्ट 2024 बन गया। अब आप बोलोगे सर ये अभी जो बजट आया था 23 जुलाई 2024 को, ये एक्ट कौन सी डेट को बना, कौन सी डेट को प्रेसिडेंट ने साइन किया? मैं जिस दिन लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं आपको जिस दिन मैं पढ़ा रहा हूं, उस दिन तक अभी तक ये साइन नहीं हुआ है। लेकिन आज जो डेट है, जिस दिन मैं पढ़ा रहा हूं, उस दिन आज ये लोकसभा में पास हो जाएगा। लोकसभा में आज इसको टेबल किया जाएगा, आज लोकसभा में पास करवाया जाएगा, फिर राज्यसभा में पास कराया जाएगा, और उसके बाद में प्रेसिडेंट उस पर साइन कर लेगा। तो अगले 5 से 7 दिन के अंदर अंदर ये फाइनेंस एक्ट बन जाएगा। उस डेट को मैं डेट यहां पे आपको लिखवा दूंगा। क्या ये 9 अगस्त को बना या फिर 10 अगस्त को बना, जब भी बनेगा, मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं ऑन द 6th ऑफ अगस्त 2024। तो 6 अगस्त को आज ये वाला जो फाइनेंस बिल है ये आज पास कराया जाएगा लोकसभा में 6 ऑफ अगस्त 2024 को। उसके बाद ये राज्यसभा में, और उसके बाद में है वो प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देंगे। और जिस दिन प्रेसिडेंट साइन करेंगे फिर मैं आपको यहां पे डेट बता दूंगा कि इस डेट को ये जो है वो बिल है वो एक्ट बन गया। वो डेट जैसे ही आ जाएगी मैं यहां पे आपको बता दूंगा करके, ठीक है। चलिए अब एक और चीज समझना, सर जब ये फाइनेंस नंबर 1 एक्ट आया था तो उसमें भी तो कुछ अमेंडमेंट्स हुए होंगे, उसमें भी तो कुछ अमेंडमेंट्स हुए होंगे। सबकी चैट मुझे दिख रही है, सबकी चैट जो है वो मुझे दिख रही है करके, ठीक है। चलिए सबकी चैट मुझे दिख रही है करके, ठीक है। चलिए अब एक बात समझना, मैंने क्या पूछा था, मैंने ये पूछा था कि ये फाइनेंस नंबर 1 जो बिल था, सर इसमें भी कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे? उसमें हुए थे, बट 5-6 अमेंडमेंट थे बस।
कुछ भी अमेंडमेंट नहीं थे उस वाले में। ये वाला जो एक्ट आया था ना, उसमें ज्यादा अमेंडमेंट नहीं थे, 5 to 6 अमेंडमेंट थे, और वो भी छोटू छोटू वाले के। स्टार्टअप के लिए जो डेट होती है स्टार्टअप चालू करने की, वो एग्जेम्पशन की, वो 1 साल से बढ़ा दी। ऐसे सिंपल सिंपल से 5-6 अमेंडमेंट थे, उससे ज्यादा अमेंडमेंट नहीं थे। बट ये वाला जो बिल आया है, इसमें गाइज आपके पास में 100 अमेंडमेंट्स है, अप्रोक्स मैं बोल रहा हूं करके, ठीक है। अप्रोक्स जो है वो आपके 100 के करीब अमेंडमेंट्स है ये वाला जो बजट आया है इसमें। तो ये सब आपके लिए एप्लीकेबल होगा। अब किसी का क्वेश्चन ये आया कि सर एक बात बताओ, ये जो बिल में जो चीज दे रखी होती है और एक्ट जब बनता है, तो क्या इन दोनों में चेंजेस आ सकता है या नहीं? आपको क्या लगता है, बिल में जो प्रोविजन है और जब एक्ट बनेगा उसमें जो प्रोविजन है, क्या वो अलग अलग हो सकते हैं या सेम 100% डिट्टो वो के वो पास हो जाएगा? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि क्या जो बिल में जो चेंजेस प्रपोज किए जाते हैं और जो एक्ट में जो फाइनल होगा उसमें चेंज हो सकता है, या सेम एज इट इज वो का वो पास हो जाएगा? आपको क्या लगता है? राइट आंसर इज चेंजेस हो सकते हैं या नहीं हो सकते? राइट आंसर इज यस, चेंजेस हो सकते हैं। एंड मैंने तो बताऊं, मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस लास्ट के 11-12 साल का है, उसमें मैंने बहुत सारे ऐसे बजट देखे हैं जिसमें भारी चेंजेस हुए। बिल में कुछ और था, एक्ट में कुछ और ही आ गया करके, ठीक है। बिल जब देख के हमने प्रपोज्ड अमेंडमेंट देखे थे वो अलग थे, और एक्ट जो बना उस एक्ट में कुछ और ही था। तो ऐसा बहुत बार होता है कि बिल में कुछ चीजें अलग थी प्रोविजन, और एक्ट आया तो उसमें कोई प्रोविजन अलग तरीके से था। ऐसा हो सकता है। अब होता क्या है, जैसे ये अभी बिल आया था ना, फाइनेंस बिल 2024, उसके बाद हमारी इंस्टीट्यूट भी इस पे कुछ ना कुछ ऐसे अपडेट देती है, कुछ ना कुछ रिकमेंडेशन देती है कि ये वाले बिल जो है, इस बिल में ये चीजें और चेंज हो सकती है, ये चीजें गलत चेंज हो गई है, ये चीजें सही है। तो फिर इन सब रिकमेंडेशन को लेके और जब ये फाइनेंस एक्ट बनेगा ना, वो फाइनेंस एक्ट में हो सकता है कुछ और चेंजेस आ जाए। तो गाइस आई एम वेटिंग फॉर, आज के दिन का मैं वेट कर रहा हूं, क्योंकि आज शाम तक ये जो बजट है, ये जो बिल है, ये लोकसभा में पास हो जाएगा। और एक बार वहां पास हो गया उसके बाद उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि लोकसभा में पास हुआ तो राज्यसभा तो एज इट इज उसको पास कर देती है। तो आज जैसे ही भैया मैं क्या करूंगा, मैं आज का वेट कर रहा हूं। आज मेरे पास फाइनेंस बिल जो पास हुआ उसकी कॉपी आ जाएगी, और जब वो कॉपी आ जाएगी तो उसके बाद में वही फाइनेंस एक्ट बनने वाला है। एंड आई विल शो यू ऑल्सो कि कहां कहां पे ऐसा हो सकता है कि यहां देखो बिल में ऐसा लिखा था और एक्ट में ऐसा लिखा है। तो ऐसा हो सकता है करके, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि बिल में मान लो ऐसा बोला था इंडेक्सेशन हटा दिया, आपको पता है इंडेक्सेशन हटा दिया बिल में। हो सकता है एक्ट में ऐसा बोल दे कि नहीं इंडेक्सेशन का ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शनल, ऐसा हो सकता है। आई डोंट नो करके, ठीक है, मुझे आज पता नहीं क्या होगा। बट जैसे ही ये तुम्हारा बिल यहां पे पास हो जाएगा, जब वो एक्ट बनेगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि देखो यहां पे बिल में ये था और एक्ट में ये है करके, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या बोला कि देखो आपको इनकम टैक्स को समझने के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962, फाइनेंस एक्ट 2024 में दो फाइनेंस एक्ट आएंगे, फाइनेंस नंबर 1 एक्ट 2024 एंड फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2024 है, उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद में दो पॉइंट आते हैं, एक होता है सर्कुलर और एक होता है नोटिफिकेशन। मुझे बताएंगे सर्कुलर और नोटिफिकेशन में क्या फर्क है? एक होता है तुम्हारा नोटिफिकेशन और एक होता है तुम्हारा सर्कुलर। क्या फर्क है सर्कुलर और नोटिफिकेशन में? एक होता है सर्कुलर और एक होता है नोटिफिकेशन। बोलता है हमें इंडेक्सेशन वापस आना चाहिए। इंडेक्सेशन ठीक है, मतलब अपन उस पर डिस्कशन करेंगे कि इंडेक्सेशन से क्या फायदा है, क्या नुकसान है, देखेंगे आगे जाके। सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन में क्या फर्क है? चलिए, अब एक बात समझना, नोटिफिकेशन क्या होता है कि गाइस हमारी गवर्नमेंट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट या सीबीडीटी, सीबीडीटी का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, क्या होता है आगे समझेंगे। इनके पास पावर है
कि ये लोग नोटिफिकेशन इशू कर सकते हैं। नोटिफिकेशन का मतलब होता है टू नोटिफाई समथिंग, नोटिफाई समथिंग, या आपको मैं ऐसा बोल दूं अमेंडमेंट का इफेक्ट देने के लिए, अमेंडमेंट का इफेक्ट देने के लिए ये लोग क्या करते हैं, नोटिफिकेशन इशू करते हैं। अमेंडमेंट का इफेक्ट देने के लिए, नोटिफाई करने के लिए ये लोग नोटिफिकेशन इशू कर सकते हैं। किसी चीज को नोटिफाई करने के लिए, किसी चीज का कोई अमेंडमेंट हुआ उसका इफेक्ट देने के लिए, कोई चीज प्रिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो आपके जीएसटी में उन्होंने बोला कि जीएसटी में फॉर एन एग्जांपल आज जो कोचिंग इंडस्ट्री है, मान लो जो पढ़ाते हैं हम लोग, उस पे जीएसटी 18% है। अब हो सकता है एक नोटिफिकेशन ला ले और नोटिफिकेशन में बोले कि नहीं नहीं इन पे जीएसटी सिर्फ 12% होना चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड नोटिफिकेशन। मींस कोई चीज को नोटिफाई करने के लिए, कोई चीज का अमेंडमेंट करने के लिए, कोई चीज का इफेक्ट देने के लिए। जैसे एक बात बताओ, मैंने बताया डेप्रीशिएशन की रेट में बी प्रिस्क्राइब, तो उसको प्रिस्क्राइब कैसे करेंगे, नोटिफिकेशन के थ्रू करेंगे, और नोटिफिकेशन में रूल बना देंगे कि चलो ये रूल बन गया, तो वो नोटिफाई किया, तो दैट इज द नोटिफिकेशन। अमेंडमेंट का इफेक्ट देने के लिए, किसी चीज को नोटिफाई करने के लिए है, वो लोग नोटिफिकेशन लाते हैं। एक चीज समझना, नोटिफिकेशन जो होता है ना वो सब पे बाइंडिंग होता है, सब पे बाइंडिंग होता है। मतलब आप भैया आप पे वो नोटिफिकेशन बाइंडिंग है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं हम तो नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं। इट इज अ बाइंडिंग टू ऑल, डिपार्टमेंट पे भी बाइंडिंग है, आप पे भी बाइंडिंग है, दैट इज कॉल्ड नोटिफिकेशन। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो फॉर एन एग्जाम्पल, क्या उन्होंने एक नोटिफिकेशन ला लिया कि जीएसटी का रेट 18% से 20%, एग्जांपल के लिए, तो आपको जीएसटी का रेट 20%, आप ऐसा नहीं बोलोगे ना ना मेरे को तो अच्छा नहीं लग रहा है 20%, मैं तो 18% पहले वाले रेट से ही जीएसटी पे करूंगा, नहीं, दिस इज कॉल्ड नोटिफिकेशन। लेकिन सर्क्यूलर क्या होता है पता है, सर्क्यूलर ये बेसिकली सीबीडीटी इशू करती है, और सीबीडीटी जो सर्क्यूलर इशू करती है वो सर्क्यूलर किस लिए इशू होता है, किसी भी चीज का क्लेरिफिकेशन के लिए। क्लेरिफिकेशन मींस किसी चीज को क्लेरिफाई करने के लिए, क्लेरिफिकेशन के लिए वो लोग सर्क्यूलर इशू करते हैं। जैसे कोई प्रोविजन में डिफिकल्टी आ गई, क्यों डिफिकल्टी आ गई, तो सर्क्यूलर इशू करते हैं उसको क्लेरिफाई करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए आपको पता है, जैसे मान लो एक सेक्शन है 194 ओ टीडीएस की, अब वो टीडीएस की सेक्शन ऑनलाइन वाली है, उसमें कुछ डाउट आ गया, तो उसको क्लेरिफाई करने के लिए दे विल इशू द सर्क्यूलर। सो सर्क्यूलर कब इशू करते हैं पता है, सर्क्यूलर कब इशू करते हैं, किसी चीज को क्लेरिफाई करने के लिए, किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए वो लोग सर्क्यूलर इशू करते हैं। गाइडलाइंस, गाइडलाइंस आप अगर सही वर्ड में बोलो तो दैट इज द गाइडलाइन, गाइडलाइंस। क्या नोटिफिकेशन पार्लियामेंट से पास कराने पड़ते हैं, आंसर इज नो। नोटिफिकेशन का इशू करने का पावर गवर्नमेंट के पास, सीबीडीटी के पास है, देयर इज नो नीड टू पास थ्रू द पार्लियामेंट। चलिए अब एक और चीज समझना, मैंने बोला सर्क्यूलर, तो सर्क्यूलर है दैट इज द क्लेरिफिकेशन, कुछ क्लेरिफिकेशन के लिए सर्क्यूलर इशू करते हैं। सर्क्यूलर क्या आप पे बाइंडिंग है, आंसर इज देखो सर्क्यूलर आप पे बाइंडिंग नहीं है, सर्क्यूलर इज बाइंडिंग टू द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट पे वो बाइंडिंग है, आप पे बाइंडिंग नहीं है। आपको अच्छा लगता है तो सर्क्यूलर फॉलो करो, नहीं लगता है तो सर्क्यूलर आप छोड़ भी दोगे तो चलेगा। देखो सर्क्यूलर है वो आप पे बाइंडिंग नहीं है, मींस सर्क्यूलर इज बेसिकली नॉट बाइंडिंग टू एसएससी, मींस एसएससी है वो एसएससी पे बाइंड नहीं करता, ये डिपार्टमेंट पे बाइंड करता है। डिपार्टमेंट ने इशू किया तो डिपार्टमेंट पे तो बाइंड करेगा, तुम पे बाइंड नहीं करता। तुमको लगता है अच्छा, इफ इट इज योर फेवरेबल तो आप इसको फॉलो करो, नहीं फेवरेबल लगता तो कोई बात नहीं। एक एग्जांपल के लिए एक बात समझना, जैसे मान लो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने प्रोफेशनल फीस का बिल बनाया, और प्रोफेशनल फीस का 1 लाख रुपीस का बिल है, उस पे जीएसटी लगाया 18,000 रुपीज, तो आपका टोटल हो गया 1,18,000। एक बात बताओ, प्रोफेशनल फीस पे टीडीएस कौन सी रेट से कटता है, प्रोफेशनल फीस पे टीडीएस अंडर सेक्शन 194J कौन सी रेट से कटता है, 10% से, 10% से कटता है, 10% से। अब मुझे एक बात बताओ, 10% से टीडीएस आता है 194J में, टीडीएस कौन से वाले अमाउंट पे काटोगे, टीडीएस कौन से वाले अमाउंट पे काटोगे, क्या टोटल 1,18,000 पे या सिर्फ 1 लाख पे? टीडीएस आप कौन से वाले अमाउंट पे काटोगे, टोटल 1,18,000 या 1 लाख?
राइट आंसर इज एवरीवन सेज दैट कि सर टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड ऑन द प्रोफेशनल फीस ऑन 1 लाख। तो 1 लाख पे 10% की रेट से टीडीएस काटेंगे। तो हम लोग 10,000 का टीडीएस काटा एंड गाइस यहां पे 1,08,000 है, वो आगे वाले को पे कर दिया। तो ये अब एक बात बताओ, मैंने मान लो गलती से टीडीएस पूरे 1,18,000 पे काट लिया, ऐसा भी तो हो सकता है, मेरे को पता नहीं था। मैंने क्या किया, मैंने टीडीएस पूरे 1,18,000 पे काट लिया। तो मैं 1,18,000 पे टीडीएस काटता हूं तो दैट्स 11,800 का मैंने टीडीएस काट लिया। अब मैंने 11,800 का टीडीएस काट लिया तो क्या मैंने गलत कर लिया? क्या मुझे इनकम टैक्स वाले कुछ पेनलाइज कर देंगे? क्या जो इनकम टैक्स वाले हैं वो मुझे आके मारेंगे, मुझे जेल में डाल देंगे? आंसर इज नो। क्योंकि एक बात बताओ, ये जीएसटी कंपोनेंट पे टीडीएस नहीं काटना ये एक सर्क्यूलर है। जीएसटी कंपोनेंट पे टीडीएस नहीं काटना ये एक सर्क्यूलर है। अगर आपने कभी काट लिया तो कोई दिक्कत नहीं है यार, इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर्क्यूलर है कि जीएसटी वाले कंपोनेंट पे टीडीएस नहीं काटना, मेरे को फॉलो नहीं करना, ये वाला सर्क्यूलर मत करो, दिस इज नॉट बाइंडिंग टू यू करके, ठीक है। आपकी मर्जी है वो करो, आप पूरे पे टीडीएस काट लो, आपकी इच्छा है करके काट लो 10%, आप पूरे 1,18,000 पे, क्या फर्क पड़ता है? तो आप ऐसा कर सकते हो करके, ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो सर्क्यूलर ऐसी चीज है ना जिसका बेनिफिट आपको लेना है तो लो, नहीं लेना बेनिफिट कोई बात नहीं, आप उसको छोड़ दो करके, ठीक है। बट नोटिफिकेशन है वो तो आप पे बाइंडिंग होता है, उसको तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, दैट यू हैव टू फॉलो द नोटिफिकेशन। चलिए, तो मैंने बोला इनकम टैक्स लॉ का नॉलेज होने के लिए आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962, फाइनेंस एक्ट 2024 दोनों वाले, नोटिफिकेशन सर्क्यूलर, एंड उसके बाद में गाइस एक आता है केस लॉज। आपको इस सब्जेक्ट में केस लॉज भी पढ़ने पड़ेंगे। तो सर एक बात बताओ, हाँ किसी ने बोला कि सर जीएसटी टिल 18,000 पेड, टीडीएस रिसीव विल बी मोर फॉर पे। क्या फर्क पड़ता है, ज्यादा टीडीएस तो काट ही सकते हो, ज्यादा टीडीएस तो काट ही सकते हो, क्या दिक्कत है? चलिए, हाँ उसमें ज्यादा टीडीएस कटा है, अल्टीमेटली क्या फर्क पड़ता है? होता है, बहुत बार ऐसा होता है, अपन पूरा टीडीएस जीएसटी वाले पे भी काट लेते, चलता है, इट्स सर्क्यूलर। ऐसा नहीं है तनिष्क, ऐसा नहीं होता है, बहुत बार क्या होता है मैं बताऊं, मैं हमारे यहाँ पे शुभम सर पढ़ाते, आकाश सर पढ़ाते, उनका टीडीएस में 20% काटता हूं, मैं 25% काटता हूं। और मैं बताऊं बहुत बार तो ऐसा बढ़िया, एक मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि अगर आपको जो लास्ट में जाते जाते 234 जो इंटरेस्ट है सी का, उसको अवॉइड करना है, ज्यादा टीडीएस कटवा लो तो आपको 234 सी का इंटरेस्ट नहीं आएगा। मैं आपको आगे जाके एक जगह बताऊंगा, एक प्लानिंग का तरीका होता है करके, ठीक है, कि जैसे एडवांस टैक्स भरा ही नहीं अपन ने, और एडवांस टैक्स भरा नहीं तो 234 सी का इंटरेस्ट तो लगेगा आपको। आप एक काम करो, मार्च में जाके पूरा टीडीएस कटवा लो, 100% टीडीएस कटवा लो। बहुत बार तो मैं ऐसा होता है कि मेरी अगर कुछ इनकम है, मैं 100% टीडीएस कटवा लेता हूं, क्या आगे वाले को बोलता हूं कि भाई 100% टीडीएस काट ले, क्या फर्क पड़ता है? तो 100% टीडीएस काट ले, उसने 100% टीडीएस काट लिया करके, ठीक है। सो देयर इज नो इश्यू एट ऑल। बहुत बार टीडीएस में ऐसा है, आप ज्यादा रेट से टीडीएस कटवा सकते हो करके, ठीक है। चलिए, कोई बोल रहा है सर्क्यूलर आया या नहीं आया, वो कैसे पता चलेगा? तो देखो ना, इनकम टैक्स की वेबसाइट है बाबू इसके लिए, हाँ। और बाबू देखो, इनकम टैक्स की वेबसाइट में यहाँ पे टैक्स लॉज एंड रूल में जाओगे, तो टैक्स लॉज एंड रूल में जब आप जाओगे तो यहाँ पे देखिए एक इनकम टैक्स एक्ट दे रखा है, उसके बाद आपके रूल्स दे रखे हैं, उसके बाद उधर सर्क्यूलर दे रखे हैं, और उसके बाद नोटिफिकेशन दे रखे हैं। तो आप अगर देखोगे सर्क्यूलर पे क्लिक करोगे तो आपको ये सर्क्यूलर बहुत सारे मिल जाएंगे कि भैया ये सर्क्यूलर क्या क्या है। जैसे ये इन्होंने एक 10/8/10 AB जो है फाइल करने की डेट को एक्सटेंड कर दिया, सर्क्यूलर है, आपको फॉलो करना है करो, नहीं करना कोई बात नहीं, क्लैरिफिकेशन है। या फिर इन्होंने देखिए यहां पे कुछ सर्क्यूलर ऐसे दे रखे हैं जहां पे आपको क्लेरिफाई कर रहे हैं करके, ठीक है। तो यहां पे क्लेरिफिकेशन के लिए कुछ ना कुछ आपको रिलीफ देने के लिए, बेनिफिट देने के लिए वो लोग सर्क्यूलर इशू करते हैं। देखिए ये गाइडलाइंस इशू की है जो कि सेक्शन 194 ओ सब सेक्शन 4 की गाइडलाइंस है, और गाइड करने के लिए आपको 194 ओ को लेके तो वो लोग क्या इशू करते हैं, सर्क्यूलर इशू करते हैं, ठीक है। चलिए, अब अपन इस पे और ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, उसके बाद बात आती है केस लॉस की। देखिए, आप लोगों के एग्जाम के लिए केस लॉस भी एग्जाम में आते हैं, आंसर इज यस। अप्रोक्स 5 to 6 मार्क्स है, वो आपको केस लॉस कवर कर सकते हैं एग्जाम में। अब केस लॉस है वो हमको क्या पढ़ने पड़ेंगे, आंसर इज यस। कुछ केस लॉस है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। केस लॉस में क्या होता है, देखो केस लॉस जो होते हैं ना हमारे सिलेबस में, नॉर्मली जो केस लॉ है कुछ हाई कोर्ट के केस लॉस होते हैं
और दूसरे है वो सुप्रीम कोर्ट के केस लॉज होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ है वो तो पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन हाई कोर्ट के केस लॉ है ना वो नॉर्मली उसी टेरिटोरियल एरिया पे एप्लीकेबल होते हैं जिस टेरिटरी में वो हाई कोर्ट है। तो देखो, अगर मैं बोलूं सुप्रीम कोर्ट का कोई केस लॉ है दैट इज एप्लीकेबल टू होल इंडिया, पूरे इंडिया पे लगेगा। लेकिन हाई कोर्ट का कोई जजमेंट है तो वो बेसिकली उस वाले एरिया पे एप्लीकेबल होता है जिस एरिया की वो हाई कोर्ट है। एग्जाम्पल के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट महाराष्ट्र पे लगेगा, राजस्थान हाई कोर्ट का जजमेंट है वो पूरे राजस्थान पे लगेगा, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जजमेंट है वो दोनों पंजाब हरियाणा दोनों पे लगेगा करके, ठीक है। अगर मान लो कोई तमिलनाडु हाई कोर्ट का जजमेंट है तो वो तमिलनाडु पे लगेगा। लेकिन फिर आप मुझे बोलोगे सर हमारा सीए का एग्जाम है वो तो नेशनल वाइड एग्जाम है, तो हम हाई कोर्ट के जजमेंट क्यों पढ़ेंगे? हम तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट तो पढ़ेंगे, वो समझ में आता है। हाई कोर्ट के जजमेंट क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि गाइस कुछ कुछ ऐसे जजमेंट होते हैं जो बड़े लैंडमार्क जजमेंट होते हैं, बड़े ही लैंडमार्क जजमेंट होते हैं। और लैंडमार्क जजमेंट होते हैं, लैंडमार्क किसको बोलते हैं कि जिस जजमेंट से मतलब ऐसा लगता है कि इट इज लॉजिकल, वैसा ही होना चाहिए एंड एवरीवन फॉलो दैट इज कॉल्ड योर लैंडमार्क जजमेंट। आपको याद रहेगा एक पहले आपने इंटरमीडिएट में भी पढ़ा होगा, एक बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट था, एक बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट था मंजुला जे शाह करके, याद आया? मंजुला जे शाह करके एक जजमेंट हुआ करता था और वो मंजुला जे शाह जजमेंट है वो बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट था। और आपने कैपिटल गेन के जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें पता है आपने मंजुला जे शाह फॉलो किया था इंटरमीडिएट में। और मंजुला जे शाह में आपने क्या किया था कि आपको गिफ्ट मिला है तो प्रीवियस ओनर से इंडेक्सेशन लेना है, प्रीवियस ओनर से आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग लेना है, प्रीवियस ओनर का कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट वगैरह भी लेना है। तो दैट वाज अ मंजुला जे शाह, दैट वाज वन ऑफ द लाइक यू कैन से दैट द लैंडमार्क जजमेंट, जो बड़ा ही लॉजिकल था। तो इसके लिए कुछ कुछ लैंडमार्क जजमेंट ऐसे होते हैं हाई कोर्ट्स के जो हम फॉलो करते हैं। तो देखिए केस लॉज में नॉर्मली आपको सुप्रीम कोर्ट को हम लोग बहुत बार एपेक्स कोर्ट भी बोलेंगे, ठीक है, एपेक्स कोर्ट। तो एपेक्स कोर्ट का मतलब सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट्स है वो हाई कोर्ट्स ही बोलेंगे। कुछ कुछ हाई कोर्ट्स के लैंडमार्क जजमेंट्स होते हैं जो हम साथ साथ में स्टडी करने वाले हैं करके, ठीक है। चलिए अब एक और चीज समझना गाइस, आपके यहां पे जो ईयर होता है ना, ईयर मींस ईयर मतलब साल, आपको कुछ भी लिखना नहीं है, ठीक है, आपको सिर्फ बैठना है, देखते जाना है, सुनते जाना है करके, ठीक है, दिमाग का प्रोसेस करते जाना है। चलिए अब एक चीज समझना, ईयर होता है ना, एक तो होता है आपका कैलेंडर ईयर। बोला क्या बता रहे हो सर, ये तो हमको इंटरमीडिएट में हम सीख के आए हैं, बट मैं ये मानता हूं कि आपको कुछ नहीं सीखा आपने। एक होता है कैलेंडर ईयर और एक होता है आपका फाइनेंशियल ईयर। एक बात बताओ, इनकम टैक्स में कैलेंडर ईयर से कोई मतलब नहीं है, कैलेंडर ईयर को गोली मारो। दूसरा जो होता है दैट इज आपका फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है ऐसा ईयर जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है एंड 31 मार्च को कंप्लीट होता है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल ईयर, या जिसको आप फाइनेंशियल ईयर भी बोल सकते हैं। अब आप एक चीज समझना, जो फाइनेंशियल ईयर होता है ना, हम इनकम टैक्स में फाइनेंशियल ईयर देखते हैं, हम कैलेंडर ईयर नहीं देखते। फाइनेंशियल ईयर में दो पार्ट, एक होता है तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर जिसमें आप इनकम को कमाते हो, जिस ईयर में आप इनकम कमाते हो, दैट इज इनकम जिस ईयर में आप अर्न करते हो, वो वाले फाइनेंशियल ईयर को बोला जाएगा प्रीवियस ईयर। क्या बोला जाएगा? प्रीवियस ईयर बोला जाएगा। एंड गाइस, जिस ईयर में आप उस पर टैक्स पे करते हो, मतलब जिस ईयर में उसका रिटर्न वगैरह फाइल करते हो, उस ईयर को बोला जाता है असेसमेंट ईयर। तो देखो, एक होता है प्रीवियस ईयर और एक होता है असेसमेंट ईयर। तो जिस ईयर में आप इनकम को कमाते हो उस ईयर को बोला जाएगा प्रीवियस ईयर, और जिस ईयर में आप उस पर टैक्स पे करोगे, टैक्स पे करने का मतलब आप अपना रिटर्न फाइल करोगे, आपका असेसमेंट होगा, दैट इज कॉल्ड योर असेसमेंट ईयर। अब मैं बताऊं आपके एग्जाम के लिए आपका जो प्रीवियस ईयर रहेगा दैट इज द 2024-25। 2024-25 is your previous year, means whatever income earned between 1st April 2024 till 31st March 2025, this is your previous year। ये वाली जो इनकम है जो आपने 1st अप्रैल 2024 से
31 मार्च 2025 में कमाई है उस पे टैक्स भरना पड़ेगा असेसमेंट ईयर 2025-26 में। तो आपके लिए जो असेसमेंट ईयर हुआ वो 1 अप्रैल 2025 से चालू होगा एंड 31 मार्च 2026 को कंप्लीट होगा। तो देखो मैंने बोला फॉर योर एग्जामिनेशन योर प्रीवियस ईयर इज 2024-25 मीन्स इस पर्टिकुलर पीरियड में जो हम इनकम अर्न कर रहे हैं उसके अगले साल उस पर टैक्स भरेंगे इन द असेसमेंट ईयर 25-26 दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 से लेके और 31 मार्च 2026 है उसके बीच में हम उस पर टैक्स भरेंगे। तो देखो आपके एग्जाम के लिए वापस बोल रहा हूं, प्रीवियस ईयर इज 24-25 एंड असेसमेंट ईयर इज 25-26 एंड गाइज ये जो फाइनेंस आपका एक्ट आएगा, ये जो बजट से जो फाइनेंस एक्ट 2024 आया, दिस फाइनेंस एक्ट इज एप्लीकेबल फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। ये जो फाइनेंस एक्ट आया और फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल किसके लिए है? असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। तो आपका प्रीवियस ईयर हुआ 2024-25। तो 24-25 में जो आपने इनकम कमाई उस पे टैक्स है वो आपको असेसमेंट ईयर 25-26 में पे करना है जो इस ईयर में आपने इनकम कमाई। तो क्लियर है, असेसमेंट ईयर 25-26, प्रीवियस ईयर आपका 24-25। अब एक चीज समझना भाई साहब, जितने भी अमेंडमेंट होते हैं ना, ठीक है, वो हमेशा असेसमेंट ईयर वाइज बोले जाते हैं। तो अगर गलती से आप फाइनेंस बिल देख लो या फाइनेंस एक्ट देख लो गलती से और कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ है कि इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2025, तो बाबू ध्यान रखना ये असेसमेंट ईयर 25-26 की बात कर रहे हैं, इसका मतलब प्रीवियस ईयर 24-25 की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो अमेंडमेंट आपके लिए एप्लीकेबल है। तो देखो वापस बोल रहा हूं, अगर आप गलती से कभी बिल देख लो, फाइनेंस बिल या फाइनेंस एक्ट जब बनेगा तो वो अगर देख लो तो ध्यान रखना कहीं पे भी अगर उन्होंने ऐसा लिखा है कि इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2025, दैट मीन्स it is applicable from assessment year 25-26. It means it is applicable for assessment year 24-25. मीन्स आपके लिए वो एप्लीकेबल है। तो आज अगर आप जाके देखोगे तो बहुत बार ऐसे अमेंडमेंट्स होते हैं जिसमें लिखा होगा इट इज फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 मीन्स इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम असेसमेंट ईयर 25-26 मीन्स प्रीवियस ईयर 24-25 के लिए। ठीक है, चलिए एग्जाम के लिए आपको समझा दूंगा मैं सब इजी लैंग्वेज में, डोंट वरी। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। मुझे एक बात बताओ, मैंने बोला असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर का डेफिनेशन क्या है? तो असेसमेंट ईयर बेसिकली एक 12 मंथ का पीरियड होता है जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है एंड 31 मार्च को कंप्लीट होता है। 12 मंथ पीरियड स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंडिंग ऑन 31 मार्च, दैट इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। लेकिन प्रीवियस ईयर क्या होता है? तो असेसमेंट ईयर से पहले वाला साल इज अ प्रीवियस ईयर, ये असेसमेंट ईयर इससे पहले वाला साल इज अ प्रीवियस ईयर। क्या प्रीवियस ईयर भी हमेशा 12 मंथ का होता है? आंसर इज नो, आंसर इज नो। प्रीवियस ईयर नॉर्मली 12 मंथ का होता है, लेकिन अगर आपने कोई नया बिजनेस चालू किया है या नया सोर्स ऑफ इनकम कोई आया है तो उस ईयर में प्रीवियस ईयर आपका जो है वो 12 मंथ का नहीं होगा, वो उस डेट से चालू होगा जिस डेट को आपने वो बिजनेस चालू किया या जिस डेट को आपका वो इनकम आया। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, मान लो आपने क्या किया, अपना बिजनेस चालू किया 10 दिसंबर 2024 को। तो जब 10 दिसंबर 2024 को आपने बिजनेस चालू किया तो आपके लिए जो प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगा ना वो 10 दिसंबर 2024 से स्टार्ट होगा एंड गाइस वो ईयर कंप्लीट होगा 31 मार्च 2025 को। तो 10 दिसंबर 2024 से स्टार्ट होगा एंड 31 मार्च 2025 को कंप्लीट होगा, दैट इज कॉल्ड योर प्रीवियस ईयर। तो आप मुझे ये बोलोगे कि देखो असेसमेंट ईयर जो होता है वो आपका हमेशा जो है, असेसमेंट ईयर है वो हमेशा आपका
12 मंथ का होता है, बट प्रीवियस ईयर कैन बी लेस देन 12 मंथ ऑल्सो। कौन से केसेस में? जब कोई नया बिजनेस चालू हो रहा है या कोई नया सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में वो प्रीवियस ईयर आपका उस डेट से स्टार्ट होगा जिस डेट को आपका नया बिजनेस चालू हुआ या नया सोर्स ऑफ इनकम आया, वहां से लेके और 31 मार्च ऑफ दैट ईयर तक है वो आपका प्रीवियस ईयर रहेगा करके। ठीक है, चलिए अब एक और चीज समझना। सर एक बात बताओ हमको, सर अप टू 10 दिसंबर भी इनकम तो होगी ना? अगर इनकम पहले से है तो प्रीवियस ईयर 12 मंथ का ही है। अगर मान लो आपका बिजनेस चालू और आपकी कोई इनकम नहीं थी और पहली बार इनकम हो रही है, तो प्रीवियस ईयर ये माना जाता है कि 10 दिसंबर 2024 से स्टार्ट होगा। इसका एक रिलेवेंस आएगा आगे जाके, कहीं ना कहीं मैं ट्रस्ट पढ़ाऊंगा तब मैं इसका लॉजिक आपको बताऊंगा ऐसा क्यों बोला है करके। ठीक है, चलिए अब एक और चीज समझना। किसी ने मुझे ये बोला कि सर आप बोल रहे हो कि जब भी अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट में जहां 1 अप्रैल 2025 लिखा है वो हमारे लिए भी एप्लीकेबल है, लेकिन कुछ अमेंडमेंट ऐसे जो इन बिटवीन द ईयर हुए हैं। जैसे मान लो कहीं 1 अक्टूबर 2024 लिखा है तो वो 1 अक्टूबर 2024 से ही है। देखो मैंने क्या बोला, उसमें फाइनेंस बिल में ऐसा पहले पेज पे ऐसा लिखा होता है कि कौन कौन से अमेंडमेंट कब से एप्लीकेबल है। तो जहां 1 अप्रैल 2025 लिखा हुआ है वो 24-25 प्रीवियस ईयर पे लगेगा, लेकिन कुछ अमेंडमेंट ऐसे हैं जो लिखा हुआ है 1 अक्टूबर 2024, तो वो 1 अक्टूबर 2024 से ही लगेंगे। मींस इस साल आधे साल के लिए ही लगेंगे। थोड़ा एक बार के लिए रुको, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। मुझे एक बात बताओ, इनकम टैक्स जो है वो कब लगता है? इनकम टैक्स की चार्जिंग सेक्शन क्या है? तो इनकम टैक्स की चार्जिंग सेक्शन हुआ करती है सेक्शन 4। सेक्शन 4 है वो चार्जिंग सेक्शन है, और सेक्शन 4 ये बोलती है कि इनकम टैक्स एवरी असेसमेंट ईयर में लगता है। मींस हर असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स लगेगा। सर आप बोल रहे हो एवरी असेसमेंट ईयर इनकम टैक्स लगेगा? आंसर इज यस। तो देखो चार्जिंग सेक्शन 4 क्या बोलती है, इनकम टैक्स इज चार्ज फॉर एवरी असेसमेंट ईयर। क्या सर ऐसा नहीं है क्या कि इनकम पे एक बार टैक्स भर दिया तो फिर वापस हमको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है? बाबू हर साल लगेगा। जो इनकम होगी उस पे हर साल आपको टैक्स लगेगा। तो इनकम टैक्स इज चार्ज फॉर एवरी असेसमेंट ईयर। इट इज चार्ज ऑन एवरी पर्सन। ये जो इनकम टैक्स है वो हर पर्सन पे लगेगा, एवरी पर्सन पे लगेगा, एवरी पर्सन। एंड गाइज इट इज चार्ज ऑन द टोटल इनकम अर्न बाय द पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एंड द टैक्स इज लेविड एट द रेट प्रिस्क्राइब्ड इन द फाइनेंस एक्ट। तो चार्जिंग सेक्शन क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स लगता कब है? तो इनकम टैक्स पहली चीज तो एवरी असेसमेंट ईयर में लगेगा, एवरी पर्सन पे लगेगा, एंड गाइस जो टोटल इनकम आपने प्रीवियस ईयर में अर्न किया है उस पे लगेगा, एंड इट इज लेविड एट द रेट प्रिस्क्राइब्ड इन द फाइनेंस एक्ट। अब क्वेश्चन ही आता है, आप बोल रहे हो इनकम टैक्स एवरी पर्सन पे लगेगा। पर्सन कौन कौन होता है? तो पर्सन की डेफिनेशन मैंने अगले पेज पे दे रखी है। देखो सीए फाइनल के लिए रिलेवेंट नहीं है कि पर्सन की डेफिनेशन आप याद रखो, बट पर्सन में कौन कौन आता है। एक बात बताओ, यहां लिखा हुआ है इंक्लूड्स, पर्सन इंक्लूड्स, पर्सन इंक्लूड्स, व्हेन पर्सन इंक्लूड्स वर्ड्स लिखा हुआ है। तो एक बात बताओ, बेसिकली डेफिनेशंस जो होती है ना वो दो तरह की होती है। वन इज द एग्जॉस्टिव डेफिनेशन and one is the illustrative definition. One is the exhaustive definition and one is the illustrative definition. मुझे बताइए exhaustive and illustrative में फर्क क्या है? डेफिनेशन दो तरह की होती है, एक होती है आपकी exhaustive definition, एक होती है illustrative। क्या फर्क है? एक होता है includes और एक होता है means। देखो ये पर्सन की डेफिनेशन है ना, इसमें लिखा हुआ पर्सन इंक्लूड्स, इंक्लूड्स
इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपीबीआई, लोकल अथॉरिटी एंड ज्यूरिडिकल पर्सन, ये लिखा हुआ है इंक्लूड्स। लेकिन कुछ डेफिनेशन ऐसे होती है जहां लिखा हुआ है मींस। जैसे देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, जो टू क्लॉज 30 है, नॉन रेजिडेंट मींस, नेशनल टैक्स ट्रिब्यूनल मींस, मैक्सिमम मार्जिनल रेट मींस। तो एक तो होता है मींस और एक होता है इंक्लूड्स। इन दोनों में फर्क क्या है? मींस एंड इंक्लूड्स। चलिए, वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी कि भाई सबने सही आंसर किया, मतलब ऑलमोस्ट लोगों ने सही आंसर किया। देखिए जब भी इंक्लूड्स लिखा हुआ है ना, पर्सन इंक्लूड्स, मतलब इंक्लूजन में ये आएंगे, बट इसके अलावा भी लोग आ सकते हैं। दिस इज कॉल्ड योर इंक्लूसिव डेफिनेशन। इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब होता है कि भैया पर्सन की डेफिनेशन में ये लोग तो है ही है, इसके अलावा भी लोग आ सकते हैं। दिस इज कॉल्ड योर इंक्लूसिव डेफिनेशन, मींस इट इज जस्ट एन एग्जांपल। इसके अलावा और भी कोई लोग आ सकते हैं, ये इलस्ट्रेटिव है। मींस ये लोग तो पर्सन में आएंगे, इसके अलावा और भी कोई पर्सन है तो वो भी आ जाएगा, वो भी आ सकता है। लेकिन जब एग्जॉस्टिव डेफिनेशन होती है ना, मींस लाइक ऐसा लिखा होता है ना, दिस मींस, मतलब जो उसमें दे रखा है ना वो ही आएगा, उसके अलावा कोई नहीं आएगा। तो देखो मींस इज अ एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, जो उसमें दे रखा है वो ही तक रेस्ट्रिक्ट करेंगे। लेकिन जब भी इंक्लूड्स वर्ड्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इलस्ट्रेटिव है, मींस ये एग्जांपल है कि ये लोग आएंगे, इसके अलावा भी लोग आ सकते हैं। तो चलिए अब अपन बात करते हैं पर्सन इंक्लूड्स। पर्सन में कौन कौन आएगा? तो गाइस एक तो इंडिविजुअल है, वो पर्सन है। इंडिविजुअल मींस नेचुरल पर्सन लाइक मैन, वुमेन। माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, एग्जांपल इज मिस्टर बीबी। ये इंडिविजुअल का एग्जांपल है, ठीक है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड का एग्जांपल नहीं है। यहां पे इंडिविजुअल में क्या क्या आएगा? कोई भी मैन है वो आएगा, वुमेन है, माइनर है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, वो सब इंडिविजुअल में आएंगे। दैट इज मिस्टर बीबी इज अ इंडिविजुअल। अब एक बात बताओ मुझे, यहां मैन भी आएगा, वुमेन भी आएगा, माइनर पर्सन भी आएगा, एनी पर्सन विथ अनसाउंड माइंड वो भी आ जाएगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पे थर्ड जेंडर आएगा या नहीं आएगा? अगर कोई थर्ड जेंडर है, इज दैट पर्सन विल इंक्लूड इन इंडिविजुअल? आंसर इज यस, दैट थर्ड जेंडर इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द इंडिविजुअल, वो भी तुम्हारे इंडिविजुअल में आ जाएगा। तो जो थर्ड जेंडर है वो थर्ड जेंडर भी आपके इंडिविजुअल में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड जेंडर विल कवर इन द इंडिविजुअल। चलिए उसके बाद में HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ ऑल मेल्स लीनियरली डिसेंडेंट फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर, इंक्लूड देयर वाइफ्स एंड डॉटर। जैसे एग्जांपल के लिए राम्स HUF। अब एक बात बताओ, HUF के ऊपर मैं कोई यहां टाइम नहीं लेने वाला, बिकॉज मेरा मानना यह है कि नया जब लॉ आएगा उसमें HUF का कंसेप्ट को कंप्लीटली खत्म कर देंगे, बिकॉज वी आर मूविंग टूवर्ड्स के लाइक ऑल इंडियंस आर इक्वल करके, ठीक है। तो भाई हिंदुओं के लिए अलग से एंटिटी क्यों? और आजकल कोई ऐसे फैमिली बिजनेस तो रहे नहीं। आजकल HUF जो है वो किस लिए बनाया जाता है? HUF सिर्फ स्कैम करने के लिए बनाया जाता है करके, ठीक है। सिर्फ सर वो एग्जेम्पशन लेने के लिए, जो 2,50,000 3 लाख का एग्जेम्पशन होता है, वो एग्जेम्पशन लेने के लिए HUF बनाया जाता है, उसका कोई रियल महत्व रहा नहीं। तो इन फ्यूचर जब नया टैक्स लॉ आएगा उसमें ये HUF नाम की चीज है वो हटा दी जाएगी, HUF आगे जाके नहीं रहने वाला करके, ठीक है। तो HUF इन फ्यूचर में नहीं रहेगा। बट क्या होता है, HUF बोलते किसको है? अगर आपकी शादी हो जाती है तो शादी होने के बाद आप एक अलग से एंटिटी क्रिएट कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब जो HUF रहता है उस HUF में क्या रहता है कि HUF में एक तो होते हैं को पार्टनर्स और एक होते हैं मेंबर। को पार्टनर उसको बोलते हैं कि अगर HUF की कोई प्रॉपर्टी है, उसमें प्रॉपर्टी में बंटवारे का जो हक रहता है
वो किसके पास में रहता है? जो बंटवारे का हक रहता है वो बंटवारे का हक को पार्टनर के पास रहता है। को पार्टनर जो है वो बंटवारा कर सकते हैं प्रॉपर्टी का, लेकिन मेंबर के पास में बंटवारे का हक नहीं रहता। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो मैं हूं, मैं, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे, फॉर एन एग्जाम्पल यहां पे बात करता हूं कि ये मैं हूं, ये मेरी वाइफ है और ये मेरे दो नन्हे मुन्ने बच्चे, मान लो एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, दो बच्चे नहीं है, एग्जाम्पल के लिए। ये मिस्टर बीबी, ये मिसेस बीबी, ये उसके बाद ये मास्टर बीबी और ये और एक कोई है, ठीक है, बच्ची है। अब हम 4 लोग, हमारा एक एचयूएफ है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो मैं हूं, उसके बाद मेरे बच्चे हैं करके, ठीक है, तो मेरी जो वाइफ है ना वो मेंबर है लेकिन को पार्टनर नहीं है। को पार्टनर का मतलब होता है जिसके पास में बंटवारे का हक हो, तो जिसको प्रॉपर्टी बांटने पे मिलेगी। तो मेरी वाइफ है वो को पार्टनर नहीं है, मेंबर है, लेकिन जो मेरे बच्चे हैं वो बच्चे दोनों को पार्टनर है, मींस दोनों को बंटवारे का हक है। मतलब सिंपल सी बात बताऊं तो बहू जो है उसको सास ससुर के या हस्बैंड के एचयूएफ में उसका पार्टनर, मतलब को पार्टनर का हक नहीं है, उसके मां बाप के एचयूएफ में है उसको। तो जैसे आप अगर बेटी हो तो आपका जो शेयर, आपका जो राइट है आपके पापा की प्रॉपर्टी में है, सास ससुर की प्रॉपर्टी में नहीं है। तो सास ससुर है उसकी प्रॉपर्टी में आपको एज पर द हिंदू लॉ आपका हक नहीं है। आपके मम्मी पापा की जो प्रॉपर्टी है उसमें बेटियों का हक होता है। पहले तो वो भी नहीं था, 2004-05 के पहले तो वो भी नहीं था। उस टाइम एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बेटियां जो है वो बेटों के इक्वल है, तो बेटियों का राइट अपने मम्मी पापा के उसमें होना चाहिए करके, ठीक है, मम्मी पापा की प्रॉपर्टी में होना चाहिए। तो दैट इज बेटियों का हक है करके, ठीक है। चलिए, अब बहुत सारा कॉन्सेप्ट आता है हिंदू लॉ में कि एक दया भागा होता है, एक मिताक्षरा होता है करके, ठीक है। अब दया भागा मिताक्षरा क्या है वो अभी आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, ना तो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव ना कोई ऐसा है करके, ठीक है, तो उसको अपन छोड़ सकते हैं। चलिए, एचयूएफ में आप इतना याद रखिए, एचयूएफ करके एक अलग से सेपरेट एंटिटी होती है, सीए फाइनल में नहीं आता है एचयूएफ। चलिए आगे बढ़ते, एक होता है कंपनी। अब कंपनी किसको बोलते हैं? कोई भी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो कि इंडिया में या इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है। एग्जांपल के लिए बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी। कोई लिस्टेड कंपनी है वो भी कंपनी, कोई फॉरेन की कंपनी है वो भी कंपनी। तो जो फॉरेन कंपनी है वो आपके कंपनी में आ जाएगी। पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड द एलएलपी, एलएलपी भी पार्टनरशिप फर्म में आ जाती है। पार्टनरशिप फर्म भले रजिस्टर्ड है नॉन रजिस्टर्ड है वो पर्सन में आती है। और जो एलएलपी होती है वो एलएलपी भी आपका जो है, एलएलपी जो है वो एलएलपी भी पार्टनरशिप फर्म में आती है। देखो एचयूएफ है ये आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, आप उसको छोड़ दो, नहीं आपको उसमें नहीं समझना वेस्ट बंगाल में क्या फॉलो होता है, रेस्ट ऑफ इंडिया में क्या फॉलो होता है, आपको वो नहीं समझना, आप उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए मैं जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। तो इंडिविजुअल हुआ, एचयूएफ हुआ, कंपनी हुआ, पार्टनरशिप फर्म हुआ, एक होता है एओपी बीओआई। एओपी बीओआई को साथ साथ में पढ़ा जाता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ये क्या होता है? एग्जाम्पल के लिए जैसे जॉइंट वेंचर है या फिर अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट है तो उसको अपन बोलते हैं एओपी बीओआई, जॉइंट वेंचर। दो कंपनीज मिल गई और उन्होंने कोई जॉइंट वेंचर किया, उसने कंपनी नहीं बनाई, पार्टनरशिप फर्म नहीं बनाई, तो उसको अपन एओपी बोलेंगे। या जैसे मान लो अपन 10 लोग हैं, अपन 10 लोग जो है वो मिल गए और हमने सोचा कि अपन एक काम करेंगे, इस साल जो डांडिया होगी उस डांडिया में हम लोग डांडिया सेल करेंगे, वहां पे पानी की बोतल सेल करेंगे, हम ऐसा कुछ बिजनेस करेंगे, सिर्फ 10 दिन के लिए करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। तो हम सबने मिलकर यह डिसाइड किया कि हम एक काम करेंगे कि जब डांडिया होगी तो उस डांडिया में हम लोग 10 दिन के लिए कुछ बिजनेस करेंगे, कुछ एक्टिविटी करेंगे, उससे पैसा कमाएंगे, पैसा बांट लेंगे। तो हमने पार्टनरशिप फर्म नहीं बनाई, हमने कोई कंपनी नहीं बनाई, तो उसको अपन लोग एओपी बीओआई बोलेंगे। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या होता है कि कुछ लोग साथ में आते हैं, कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड एओपी बीओआई। जैसे आपने कोई ट्रस्ट बना दिया और ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं है तो वो एओपी बीओआई में आएगा। जॉइंट वेंचर है, वो जॉइंट वेंचर आपने कंपनी नहीं बनाई, कोई पार्टनरशिप फर्म नहीं बनाई, तो वो एओपी बीओआई में आएगा। लेकिन एक बात बताओ सर, इसमें एओपी और बीओआई में फर्क क्या है? तो देखो एओपी में क्या होता है, कोई भी पर्सन है वो मेंबर बन सकता है, कोई भी पर्सन मेंबर बन सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एग्जाम्पल के लिए, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, एक बंदा है मिस्टर बीबी, एक कंपनी है जिसका नाम है बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड, एक और बंदा है मिस्टर राजू, एक और बंदा है मिस्टर काजू,
और हम चारों मिलके अगर कुछ बनाते हैं तो इसको बोला जाएगा एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। क्योंकि आप देखोगे इसमें इंडिविजुअल भी मेंबर है, इसमें कंपनी भी मेंबर है, इंडिविजुअल भी मेंबर है, इंडिविजुअल भी मेंबर है, तो कंपनी भी मेंबर है, इंडिविजुअल भी मेंबर है, उसको बोला जाएगा एओपी। लेकिन एक चीज समझना, बीओआई किसको बोलते हैं? जिसमें सिर्फ इंडिविजुअल लोग ही मेंबर होते हैं। इंडिविजुअल लोग ही मींस जैसे मान लो हम 10 लोग मिल गए, आप मैं सब 10 लोग अपन मिल गए और हमने कुछ किया, दैट इज कॉल्ड बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। जिसमें सिर्फ इंडिविजुअल लोग हैं वो ही रहेंगे, दैट इज बीओआई। आगे जब मैं एओपी बीओआई का टैक्सेशन पढ़ाऊंगा, अलग से इसका टॉपिक है आपकी बुक में, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग उस पर आएगी। उसके बाद में लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी मींस जो म्युनिसिपैलिटी है, ग्राम पंचायत है, कंटोनमेंट बोर्ड है, दैट इज कॉल्ड लोकल अथॉरिटी। एंड लास्ट इज अ आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन किसको बोलेंगे? कि जो ऊपर कहीं नहीं आता, मींस ना तो वो इंडिविजुअल है, ना वो एचयूएफ है, ना वो कंपनी है, ना वो फर्म है, ना वो एओपी बीओआई है, ना वो लोकल अथॉरिटी है, तो वो हो जाएगा आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। एग्जाम्पल के लिए जितने देवी देवता है, जितने टेंपल वगैरह है करके, मंदिर है, तो जो मंदिर टेंपल है वो तुम्हारे इसमें आ जाएगा। बार काउंसिल है या फिर यूनिवर्सिटीज है, अगर यूनिवर्सिटीज है वो कंपनी वगैरह ऊपर कहीं नहीं आती है तो वो तुम्हारे आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में आ जाएगी। तो चलिए एक बात समझना, मैंने आपको बोला देयर आर टोटल 7 पर्सन। पर्सन कौन कौन आएगा? इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन एंड लोकल अथॉरिटी करके ये तुम्हारे पर्सन में आएगा। लेकिन फिर एसएससी किसको बोलेंगे? ओ भाई साहब, एसएससी किसको बोलेंगे? तो मैं बताऊं एसएससी किसको बोलते हैं। अगर कोई भी पर्सन है वो लाइबल टू पे एनी टैक्स है या लाइबल टू पे एनी सम है अंडर इनकम टैक्स एक्ट, तो वो पर्सन एसएससी बन जाएगा। मींस अगर ये जो पर्सन है इसमें से इफ एनी पर्सन इज लाइबल टू पे टैक्स है, लाइबल टू पे एनी सम है अंडर दिस एक्ट, देन वो पर्सन आपका एसएससी बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए एक बात बताओ, मैं जो बात करूं मेरी खुद की, मैं जो हूं मिस्टर बीबी, तो मैं जो हूं मिस्टर बीबी, मैं एक पर्सन हूं, इंडिविजुअल हूं, और मैं टैक्स भी पे करता हूं, तो मैं तुम्हारे लिए क्या बन जाऊंगा? एसएससी बन जाऊंगा। तो आई एम एसएससी ऑल्सो एंड पर्सन ऑल्सो। आप जो हो, फॉर एन एग्जाम्पल, आप अपना रिटर्न फाइल वगैरह नहीं करते हो, टैक्स वैक्स नहीं भरते हो, आपको कुछ पे नहीं करना है, तो आप लोग क्या बन जाओगे? आप लोग जो है वो पर्सन तो हो बट आप एसएससी नहीं हो। आप पर्सन तो हो बट आप क्या हो? एसएससी नहीं हो। आप पर्सन तो हो बट आप क्या हो? एसएससी नहीं हो। यस यस यस। आदित्य, आदित्य एक बार ट्रस्ट पढ़ने दे, आगे जाके सब बताऊंगा। आईसीआई किस में आएगा, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में आएगा या नहीं आएगा, सब देखेंगे। अब थोड़े टाइम के लिए रुक जाइए प्लीज, बहुत अलग अलग ट्रस्ट के टॉपिक है, ट्रस्ट के टॉपिक में पता चलेगा वो कौन से फॉर्म में आएगा। ठीक है, चलिए अब एक बात समझना, वापस बोल रहा हूं, एक तो होता है एसएससी, एक होता है पर्सन। पर्सन जो है वो ये पर्सन है, आप लोग पर्सन हो बट यू आर नॉट एसएससी, बट आई एम द एसएससी एज वेल एज अ पर्सन। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं ऑल एसएससीज आर द पर्सन बट ऑल पर्सन्स आर नॉट एसएससी? ऑल एसएससीज आर पर्सन, मतलब जो टैक्स पे करता है एसएससी है वो पर्सन तो है ही है, बट जितने भी पर्सन है वो एसएससी नहीं है। मींस ऑल पर्सन्स आर नॉट एसएससी बट ऑल एसएससीज आर पर्सन, जो जितने भी एसएससीज है वो आपके पर्सन तो है ही है करके। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या दे रखा है, इट मींस एनी पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स और एनी अदर सम। अब आप बोलोगे सर लाइबल टू पे टैक्स तो समझ में आया, ये एनी अदर सम क्या है? एनी अदर सम का मतलब होता है कि अगर आप पे कोई पेनल्टी लगा दी, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपको पता है 2 पैन कार्ड नहीं रखने चाहिए, अगर आपके पास 2 पैन कार्ड है तो उसमें आपको पेनल्टी लग सकती है और वो पेनल्टी आपकी 10,000 की होगी। अब आप कोई टैक्स नहीं भरते हो, कुछ नहीं करते हो, बट आपके पास 2 पैन कार्ड है। अब आपके पास रेखा जब 2 पैन कार्ड है तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी, और पेनल्टी 10,000 की लगी, आप एसएससी बन गए भाई। क्योंकि क्या लिखा हुआ है, एनी पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स और एनी अदर सम अंडर द एक्ट। कुछ पेनल्टी भरना पड़ा, कुछ इंटरेस्ट भरना पड़ा, तो आप क्या बन जाओगे? एसएससी बन जाओगे। आगे क्या दे रखा है, इट इंक्लूड पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ विच एनी प्रोसीडिंग इज इनिशिएटेड। एसएससी में हम लोग ऐसे पर्सन को भी ले लेंगे
जिसके ऊपर कोई प्रोसीडिंग इनिशिएटेड हो गई है। प्रोसीडिंग का मतलब होता है असेसमेंट हो गया आपका, भाई आपने रिटर्न ही नहीं भरा, आपने कुछ नहीं किया, बट आपने कुछ झोल किया था, डिपार्टमेंट को पता चला, आपके ऊपर कुछ असेसमेंट चालू हो गया, आपके ऊपर मान लो इनकम टैक्स का सर्च हो गया, रेड हो गई, तो आपका असेसमेंट चालू हो गया, तो आप लोग भी पर्सन असेसी बन जाओगे। तो देखो इट इंक्लूड्स, इसमें और क्या क्या इंक्लूड होगा, पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ विच एनी प्रोसीडिंग इज इनिशिएटेड, कोई प्रोसीडिंग इनिशिएटेड हो गई करके, ठीक है, या फिर कोई डीम्ड असेसी। अगर आप असेसी नहीं हो बट इनकम टैक्स में कुछ प्रोविजन ऐसे है जिसमें आपको बोला है आप डीम्ड असेसी हो, आप जो है वो डीम्ड असेसी हो। एग्जांपल के लिए जितने भी ट्रस्ट होते हैं ना, उन ट्रस्ट में जो ट्रस्टी है वो ट्रस्टी आर डीम्ड असेसी। जितने भी ट्रस्ट होते हैं चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट, उसमें जो ट्रस्टीज होते हैं ना वो ट्रस्टीज आर डीम्ड असेसी। तो अगर आप डीम्ड असेसी हो तो भी आप असेसी हो जाओगे। एक होता है असेसी इन डिफॉल्ट, अगर मान लो आप कहीं डिफॉल्ट में आ गए, कुछ असेसी इन डिफॉल्ट होते हैं, कब कब होते हैं वो अपन पढ़ेंगे आगे जाके। असेसी इन डिफॉल्ट है तो वो भी असेसी है। अब आप बोलोगे असेसी इन डिफॉल्ट क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, आपने एक बात बताओ, आपने क्या किया, फॉर एन एग्जांपल आपने रेंट पे किया मंथली 50,000 से ज्यादा, तो आपको पता है रेंट अगर 50,000 से ज्यादा पे करते हो तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। आपने टीडीएस नहीं काटा, तो आपने टीडीएस नहीं काटा तो एक सेक्शन हुआ करती है 201, और 201 क्या बोलती है कि इफ टीडीएस काटना था और आपने टीडीएस नहीं काटा तो आप असेसी इन डिफॉल्ट बन जाओगे। तो असेसी इन डिफॉल्ट बनोगे, पेनल्टी वगैरह लगेगी, तो आप भी असेसी बन गए, तो आप भी असेसी बन गए करके, ठीक है। तो देखो असेसी में क्या क्या आएगा, या तो कोई पर्सन ऐसा है जो लाइबल टू पे टैक्स है, या एनी अदर सम अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। इट इंक्लूड किसी के ऊपर कोई प्रोसीडिंग इनिशिएटेड हो गई, प्रोसीडिंग का मतलब असेसमेंट चालू हो गया, या कोई डीम्ड असेसी है। इनकम टैक्स में बहुत सारी जगह ऐसा दे रखा है कि आप डीम्ड असेसी माने जाओगे, जैसे ट्रस्ट के केस में ट्रस्टी डीम्ड असेसी है, या असेसी इन डिफॉल्ट, आपने कोई डिफॉल्ट कर दिया, आपने कोई डिफॉल्ट कर दिया तो भैया उस केस में भी आप क्या माने जाओगे, असेसी माने जाओगे। अब एक और चीज समझना, लास्ट पार्ट, उसके बाद मैं आपको ब्रेक दे रहा हूं, और ब्रेक के बाद अपन प्रैक्टिकल पार्ट पे मूव कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत मजा आएगा। चलिए लास्ट पार्ट, मैंने आपको क्या बताया कि नॉर्मली क्या होता है, जो आप प्रीवियस ईयर में इनकम कमाते हो ना, उस पर टैक्स कब पे करना पड़ता है, असेसमेंट ईयर में। जैसे ये प्रीवियस ईयर में आपने इनकम कमाई, उस पर टैक्स है वो आपको असेसमेंट ईयर में पे करना है, मींस रिटर्न फाइल है वो असेसमेंट ईयर में करना है। प्रीवियस ईयर में आपने इनकम कमाई, उसका रिटर्न फाइलिंग असेसमेंट ईयर में होगा। एग्जाम्पल के लिए एक बात बताओ, जैसे मैं आज इनकम कमा रहा हूं प्रीवियस ईयर 24-25, इसका जो रिटर्न फाइल होगा, मींस उस इनकम पे जो टैक्स वगैरह पे करेंगे, रिटर्न वगैरह फाइल होगा, वो असेसमेंट ईयर 25-26 में होगा। लेकिन गाइस उसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें जिस प्रीवियस ईयर में आप इनकम कमा रहे हो ना, उसी ईयर में आपको इस पे रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, उसी ईयर में उस पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। मींस जो प्रीवियस ईयर में आपने इनकम कमा रहे हो, उसी ईयर में असेसमेंट ईयर बन जाएगा और उसी ईयर में आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि वॉट एवर इनकम यू अर्न इन द प्रीवियस ईयर, यू हैव टू पे द टैक्स इन द असेसमेंट ईयर, दैट इज द नेक्स्ट ईयर। बट गाइस देयर आर सर्टेन एक्सेप्शनल केसेस, और कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऐसे हैं जिसमें आपको असेसमेंट ईयर तक वेट नहीं करना। जिस प्रीवियस ईयर में आप इनकम कमा रहे हो, उसी ईयर में आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, उसी ईयर में आपको टैक्स भरना पड़ेगा, असेसमेंट ईयर नहीं, उसी ईयर में, प्रीवियस ईयर में ही आपका असेसमेंट ईयर हो जाएगा कुल मिला के। ये कौन कौन से केसेस है, बड़े सिंपल से केसेस है, आपने इंटरमीडिएट में भी ये पढ़ रखा है। सबसे पहले इसके बारे में जो पहला पॉइंट पढ़ा रहा हूं, इसके बारे में इन डिटेल स्टडी अपन आगे जाके एनआर टैक्सेशन में करेंगे। बट गाइस जैसे एक नॉन रेजिडेंट शिपिंग कंपनी है, नॉन रेजिडेंट है, और वो नॉन रेजिडेंट क्या करता है, इंडिया शिप लेके आता है, इंडिया जो है वो शिप लेके आता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इधर देखिए, ये जो है ये मान लो इंडिया है, यहां श्रीलंका फ्री मिल जाता है अपने को, ये इंडिया है, ये श्रीलंका है, ये देखो सिर्फ
ऐसे ही मैंने ये मैप बनाया, ऐसा गुस्सा मत हो जाना, इंडिया ऐसा नहीं है, श्रीलंका ऐसा नहीं है, इट्स जस्ट इंडिकेटिव, ठीक है। इंडिया में मान लो यहां पे मुंबई है एग्जाम्पल के लिए, हाँ मुंबई यहां पे है। अब हुआ क्या, यहां पे मान लो यूएसए है, और यूएसए का एक बंदा है जिसका नाम है सैम, मिस्टर सैम। सैम क्या करता है, सैम यहां से एक शिप लेके आता है, ये एक शिप है, ये एक शिप है, शिप है यहां पे। अब ये शिप लेके आया, और जैसे ये शिप लेके यूएसए से आता है, हाँ यूएसए से रवाना हुआ, यूएसए से जो है वो रवाना हुआ, और यूएसए से ये शिप लेके चुक 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 रवाना हुआ, और ये इंडिया आ गया। अब ये जो शिप है वो इंडिया लेके आ गया, वो यहां पे आ गया, और जब मुंबई पोर्ट पे आया तो मुंबई पोर्ट पे उसने सामान को अनलोड किया, सामान को अनलोड किया होगा, उसके बाद वापस से उसने सामान इसमें भरा होगा, लोड किया होगा, सामान वापस भरा होगा। अब एक बात बताओ, हमको क्या पता, हमको क्या पता करके, ठीक है, हमको क्या पता कि ये जब यहां से शिप लेके जाएगा तो ये बांडिया वापस आएगा या नहीं आएगा, पता ही नहीं ना। एक बात बताओ, ये बंदा जो है शिप लेके इंडिया से माल भरा, यहां पे गुड्स भरा उसमें, और जब ये यहां से गया वापस, तो ये वापस आएगा या नहीं आएगा हमको नहीं पता ना। ये वापस आएगा या नहीं आएगा ये हमको नहीं पता ना। तो इस बांडिया को क्या बोलते हैं पता है, कि बांडिया एक काम कर, तू जो है जब इंडियन पोर्ट छोड़ के जा रहा है, उसी टाइम पे प्रीवियस ईयर में ही तेरे को जितना फ्रेट मिला है, मतलब जितना भी तेरे को फ्रेट मिला है, उस फ्रेट का सीधा हम क्या करते हैं 7.5% कराते हैं। अब ये 7.5% क्यों आगे जाके आएगा समझ में। और ये 7.5% जो आपका रहेगा, इस 7.5% पे आप 35% इंडिया में टैक्स पे करके चले जाओ। आप एक काम करो कि जब आप मुंबई पोर्ट को छोड़ोगे तो जितना इसमें लोड हुआ, उसका जितना फ्रेट आया, उसका पहले 7.5% हम आपकी इनकम मान लेंगे, और उस 7.5% का 35% है, उतना आपको टैक्स पे करके जाना है। व्हाट इज बांडिया, बांडिया इज जस्ट, इसका नाम है, मिस्टर सैम का बांडिया नाम है, ठीक है। अरे वो चुप चुप के था ना, वो एक बंदा, वो बोट चलाता था, वो शिप चलाता था, और वो बोलता था ना, अरे बांडिया तू टेंशन मत ले, मैं रहने दे, मैं आ जाऊंगा वापस करके, ठीक है। वो बांडिया को छोड़ के चला जाता है, वो याद नहीं है तुमको, चलो कोई बात नहीं करके, ठीक है। तो एक बात समझना, मैंने बोला ये बोलता बांडिया क्या होता है करके, ठीक है। बांडिया इज लाइक, हाँ चलो कोई बात नहीं। हाँ तो मैंने क्या बोला कि ये जब यहां से जाएगा तो जाते टाइम उसको क्या करना पड़ेगा पता है, मालिक 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 इतना खर्चा हो गया तो एक चिप्स का पैकेट और ले लेते। याद आया तुमको, नहीं आया भाई साहब? राजपाल यादव, क्या मूवी है वो, मस्त है ना। बोलता है सर मालिक इतना खर्चा हो ही गया है तो एक चिप्स का पैकेट और ले लेते करके, ठीक है। हाँ तो मैंने क्या बोला, देखो कि जब भी ये शिप यहां से जाएगी तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसी ईयर में रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, उसी ईयर में इंडिया में टैक्स पे करने के बाद उसको जाना पड़ेगा। सो दिस इज द सेक्शन 172, ये तुम्हारी सेक्शन 172 है। इसको इन डिटेल में मैं आपको पीजीबीपी के एंड में पढ़ाऊंगा। जब पीजीबीपी पढ़ेंगे तब वहां पे मैं एंड में पढ़ाऊंगा कि ये 7.5% कहां से आया, ये 35% कहां से आया, तो ये मैं आपको वहां पे सिखाऊंगा करके, ठीक है। चलिए तो देखिए क्या दे रखा है यहां पे, ऑल पीपल पे अटेंशन। Certain cases where income assessed to tax in the previous year itself, previous year में टैक्स लग जाएगा कब? पहला, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट, where a ship of non resident carries passenger, livestock, mail और गुड्स shipped at any port in India। shipped मतलब लोड कहां हुआ है, इंडियन पोर्ट पे लोड हुआ है। The ship is allowed to leave the port only when the tax has been paid। भैया आपको टैक्स भर के जाना पड़ेगा तभी इंडिया से बाहर जाने दिया जाएगा, अदरवाइज आपको इंडिया से बाहर जाने नहीं दिया जाएगा करके, ठीक है। चलिए दूसरा, अब एक बात समझना, एक सेक्शन होती है 174। 174 क्या बोलती है कि अगर एओ को ऐसा लगता है कि कोई बंदा ऐसा है जो शायद इंडिया छोड़ के जा सकता है, कोई बंदा ऐसा है जो शायद इंडिया छोड़ के जा सकता है, तो उसको ऐसा बोलेगा, धाप लेगा, बोला इधर आ करके, ठीक है। और प्रीवियस ईयर में इनकम जो कमाई है उस पर अभी का भी टैक्स भर, प्रीवियस ईयर में टैक्स भर, असेसमेंट ईयर तक वेट नहीं करना।
तो दिस इज द सेक्शन 174। लेकिन ये कब होगा? अगर एओ को लग जाता है। तो एओ जो है वो एओ को अगर लग जाता है करके, ठीक है, एओ को ऐसा लगता है, एओ को ऐसा अपीयर होता है कि कोई पर्सन ऐसा है जो शायद इंडिया छोड़ के चला जाएगा, और फिर वो असेसमेंट ईयर में रिटर्न फाइल नहीं करेगा, वो बोलेगा बाबा जी का ठुल्लू, रिटर्न ही फाइल नहीं करेगा। तो उस पर्टिकुलर केस में उसको एकदम धापेंगे, बोलेंगे रुक यहीं पे कहां जाता है, ये अभी का अभी टैक्स भर, तू प्रीवियस ईयर में जो इनकम कमाई है वो अभी का अभी जो है वो टैक्स भर। एग्जाम्पल के लिए विजय माल्या करके, ठीक है, नीरव मोदी, तो उनको देख के अगर लग रहा है कि भैया ये तो चला जाएगा, तो एओ को ऐसा लगता है, तो एओ उसको बोलेगा कि बाबू तू अभी का अभी टैक्स है वो पे कर। बट ये तभी होता है, ये एक्सेप्शनल केसेस में जब एओ को ऐसा लगता है। तो देखिए, पर्सन लिविंग इंडिया वेयर इट इज अपीयर्स टू द एओ, देखिए क्या लिखा हुआ है, अपीयर्स टू द एओ, एओ को ऐसा लगता है that any individual may leave India and he has no intention of returning, वो जा रहा है और उसका आने का वापस कोई इरादा नहीं है। The income of such individual for the period up to the probable date of his departure from India is chargeable to tax in the current year only। बोला अभी का भी रिटर्न भर, तू प्रीवियस ईयर में इनकम कमाया ना, प्रीवियस ईयर में ही तो रिटर्न भर और फिर भाग, उससे पहले नहीं करे। तीसरा 174A करके एक सेक्शन होती है जो ये बोलती है कि अगर आपने कोई एओपी बनाई थी, बीओआई बनाई थी, या आपने आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन था, वो किसी स्पेसिफिक इवेंट के लिए था, स्पेसिफिक इवेंट के लिए, और वो इवेंट खत्म हो जाता है, और अगर एओ को लगता है तो एओ बोलेगा अभी का अभी टैक्स भरो। जैसे आपने क्या किया, कोई ऐसा एओपी बनाया, बीओआई बनाया, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन बनाया जो स्पेसिफिक इवेंट के लिए है, स्पेसिफिक ओकेजन के लिए है, एंड बाबू उसके बाद में आप जो है, आप अगर इसमें भी एओ को लगता है तो एओ बोल सकता है कि अभी आप इस पे टैक्स भरो। ये कैसे? जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, हम 10 लोगों ने सोचा कि जब इस बार डांडिया होगा ना, तो डांडिया में हम लोग बिजनेस करेंगे, डांडिया में लोगों को डांडिया बेचेंगे, उसके साथ साथ पानी की बोतल भी बेचेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स बेचेंगे, ठीक है, वहां पे चाय बेचेंगे, चाय ले लो, चाय ले लो, ऐसा हम डांडिया में लाइक पूरी रात है ये अपन बिजनेस करेंगे, हम 10 लोग, हमने ये सोचा। तो हमने ये एओपी बीओआई माना जाएगा। अब क्या हुआ, डांडिया कंप्लीट हो गया, उसके बाद डांडिया कंप्लीट हो गया मींस वो इवेंट खत्म हो गया ना, और अगर एओ को लगता है कि ये लोग तो चोर लोग हैं, ये लोग तो टैक्स भरेंगे ही नहीं, असेसमेंट ईयर में जाके रिटर्न फाइल ही नहीं करेंगे, तो बोलेगा अभी का अभी प्रीवियस ईयर में ही आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर में ही आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा करके। तो देखिए क्या दे रखा है, एओपी बीओआई और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस। यहां पे भी क्या लिखा हुआ है देखो, अगर एओ को ऐसा लगता है तो that the AOP BOI is likely to dissolve in the same year, he can make assessment of the income up to the date of dissolution as income of the current year। बेटा आप AOP BOI इसी साल बंद कर दोगे, चालू किया था कुछ स्पेसिफिक इवेंट के लिए, बंद कर दोगे, तो उस केस में AO है वो आपको बोल सकता है कि इसी साल में आप अपना रिटर्न फाइल करो। देखो पहली वाली सेक्शन है ना वो मैंडेटरी थी, उसमें तो क्या होता है वो शिप जाती है उसको टैक्स भर के जाना पड़ता है, लेकिन ये जो 2 सेक्शन हमने पढ़ी या 2 लास्ट सेक्शन जो पढ़ेंगे उसमें अगर एओ को लगता है तो, क्योंकि हर जगह वर्ड यूज हुआ होगा अगर एओ को लगता है तो। अब एक और चीज समझना, सेक्शन 175 क्या बोलता है, 175 बोलता है कि पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू अवॉइड द टैक्स। वापस बोल रहा हूं समझना, अ पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू अवॉइड द टैक्स इफ इट इज अपीयर टू एओ, अगर एओ को ऐसा लगता है दैट द पर्सन इज लाइकली टू चार्ज और सेल और ट्रांसफर और डिस्पोज ऑफ हिज असेट टू अवॉइड पेमेंट ऑफ एनी लायबिलिटी, द टोटल इनकम ऑफ सच पर्सन चार्ज टू टैक्स इन द करंट ईयर इटसेल्फ। ये क्या हुआ, एक एग्जांपल लेता हूं, आप समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो मैं हूं, ठीक है, मैं, या एग्जांपल लेते हैं, मान लो रविंद्रन बाइजू करके, ठीक है, रविंद्रन बाइजू जो बाइजू का सीईओ या जिसने बाइजू इतना बड़ा बनाया, कितना बड़ा वैल्यूएशन का कंपनी था। अब एक बात समझना, मान लो रविंद्रन को ऐसा लग रहा है कि रविंद्रन अब इंसॉल्वेंट हो जाएगा क्योंकि इतने एम्प्लॉय कुछ पैसा देने को है नहीं, तो इंसॉल्वेंट हो जाएगा। तो रविंद्रन क्या करता है, रविंद्रन बाइजू इसी साल में वो खुद को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने से पहले, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने वाला होता है
और इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने से पहले वो अपनी असेट्स वगैरह जो है, मान लो उसके बाद जो भी असेट्स है, वो असेट्स क्या करेगा पता है, किसी को सेल कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, एक गिफ्ट कर देगा। मान लो अपने किसी रिलेटिव्स को वगैरह वो असेट क्या कर सकता है, गिफ्ट कर सकता है, और गिफ्ट कर देगा रिलेटिव्स को, जिससे कि उसके पास कुछ पैसा बचेगा ही नहीं और असेसमेंट ईयर तक जाते जाते उसको टैक्स भरने की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट बन जाएगा। वापस बोल रहा हूं, समझने की कोशिश करना। 175 क्या बोलती है कि बहुत बार ऐसा हो सकता है, एओ को लग सकता है कि कोई पर्सन ऐसा है जो असेसमेंट ईयर में जाके टैक्स भरने के लिए उसके पास पैसा ही नहीं रहेगा, वो सबसे पहले ही अपनी असेट्स वगैरह किसी को सेल कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, डिस्पोज ऑफ कर देगा, या कोई चार्ज क्रिएट कर देगा, उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो उस केस में एओ ऐसा बोल सकता है कि तुम एक काम करो, असेसमेंट ईयर तक वेट नहीं करेंगे तुम्हारे रिटर्न का, अभी प्रीवियस ईयर में रिटर्न फाइल करो और अभी का अभी जो तुम्हारा टैक्स ड्यू है वो पे करो। ऐसा हो सकता है। तो ये पॉइंट ऐसा ही बोलता है कि पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू अवॉइड द टैक्स, कि भाई वो इंसॉल्वेंट होने वाला है रविंद्रन बाईजू, अब उसके पास कुछ भी बचेगा ही नहीं तो टैक्स भरेगा ही नहीं। तो इसमें ऐसा हो सकता है वो होने से पहले ही, असेट ट्रांसफर करने से ही पहले ही एओ बोल सकता है कि तुम्हारे इस साल की जो इनकम हुई है उस पर इतना टैक्स बनता है, आप अभी का अभी पे करो, अभी का अभी आप रिटर्न फाइल करो, इसी साल में आप पे करो। ऐसा हो सकता है, लेकिन यह भी अगर एओ को लगता है तो। लास्ट पॉइंट, अगर आपका कोई डिसकंटिन्यूड बिजनेस है, डिसकंटिन्यूड बिजनेस मींस जैसे आपका बिजनेस पहले से चल रहा था और इस साल आपने बिजनेस बंद कर दिया, और बिजनेस बंद कर दिया एंड एओ को लगता है कि भैया आप पे इस साल में टैक्स अभी ले लेना चाहिए, तो एओ ले सकता है। बट इसमें भी एओ को लगता है तो देखिए, वेयर एनी बिजनेस और प्रोफेशन इज डिसकंटिन्यूड, द इनकम ऑफ द पीरियड अप टू द डेट ऑफ सच डिसकंटिन्यूअस मे एट द डिस्क्रिशन ऑफ द एओ, ये एओ के पास में ये डिस्क्रिशनरी पावर रहेगा, एओ को लगता है तो बी चार्ज टू टैक्स इन द करंट ईयर ओनली, वो करंट ईयर में ही आपसे टैक्स ले सकता है करके। ठीक है, तो देखिए यहां पे आपके टोटल कितने केस है, 1 2 3 4 5, लेकिन इस 5 में से जो पहला वो शिपिंग वाला था ना, बांडिया वाला, वो तो मैंडेटरी है, लेकिन ये जो 4 केस है ना, उसमें क्या लिखा हुआ है, अपीयर्स टू द एओ, यहां पे भी क्या लिखा हुआ है एओ, यहां पे भी क्या लिखा हुआ है एओ, यहां पे भी क्या लिखा हुआ है एओ। तो ये 4 केस में तभी होगा जब एओ को लगता है तो, बट बाकी पहला वाला केस है वो आपका मैंडेटरी था, उसमें ऐसा होगा ही होगा, उसमें एओ को लगने से नहीं है। अगर कोई नॉन रेजिडेंट शिप लेके आया है इंडिया और वो शिप लेके जा रहा है तो उसको इंडिया में टैक्स भर के ही जाना पड़ेगा। बट बाकी जो है ये लोगों को अगर डिपार्टमेंट को लगता है तो उस पर्टिकुलर केस में आपको प्रीवियस ईयर में ही रिटर्न फाइल करवाया जा सकता है, प्रीवियस ईयर में ही आपसे टैक्स भरवाया जा सकता है करके। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस, चलो डन। अब एक बात समझना, मैं आपको बताऊं, एक बार रिवाइज करा देता हूं ये क्या पढ़ा है। मैंने आपको क्या बताया कि नॉर्मली जो प्रीवियस ईयर में इनकम कमाते हो उस पे टैक्स असेसमेंट ईयर में पे करना पड़ता है, रिटर्न असेसमेंट ईयर में फाइल होता है। बट ऐसे 5 केसेस है जिसमें प्रीवियस ईयर में इनकम कमाई, प्रीवियस ईयर में ही आपको रिटर्न फाइल करना है, प्रीवियस ईयर में ही आपको टैक्स पे करना है। ऐसे कौन कौन से केसेस है? सबसे पहले नॉन रेजिडेंट शिप लेके आया था बांडिया, चुक 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 वाला वो। दूसरा क्या है, अगर कोई पर्सन विजय माल्या बनने वाला, इंडिया छोड़ के जाने वाला है। तीसरा, अगर एओपी बीओआई क्रिएट किया था और वो स्पेसिफिक ओकेजन इवेंट के लिए किया था। चौथा, अगर कोई टैक्स बचाने के लिए प्रॉपर्टी वगैरह सब ट्रांसफर कर सकता है तो। एंड 5वां क्या है, अगर मान लो आपका बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया और इस केस में एओ को लगता है तो एओ आपसे बोल सकता है कि आप रिटर्न फाइल करिए, टैक्स भरिए इसी साल करके। ठीक है, चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट योर। अरे अनलोड किया तो क्या होगा, लोड किया तो क्या होगा? अरे रुक जाना बाबू, मेल का मतलब क्या होता है? दैट इज द गुड्स ही बोलते हैं, जैसे अपन बोलते हैं टेलीग्राम, मेल वगैरह। वो मेल इज द बेसिकली जैसे कोई पोस्ट वगैरह होती है ना, जो डाक वगैरह, ठीक है, उसको मेल्स बोलते हैं नॉर्मली। चलिए, डीटीए आने के बाद सीए की वैल्यू कम होगी या सीए की वैल्यू कभी कम नहीं होगी, टेंशन मत लो करके। ठीक है, चलिए, नोटिफिकेशन और रूल्स में क्या फर्क है? देखो, रूल्स नोटिफिकेशन के थ्रू ही बनते हैं। नोटिफिकेशन आया उसी का तो रूल बनेगा। बहुत बार क्या होता है, रूल्स के नोटिफिकेशन आते हैं, ये रूल डाला, वो नोटिफाई किया रूल को और फिर वो रूल बन गया, वैसा होता है। चलिए,
चलिए अभी ब्रेक लेते हैं और 10 मिनट के ब्रेक के बाद हम चालू करेंगे टैक्स रेट और अब आएगा आपको मजा। अब तो क्या था, थियरी पार्ट था तो आपको इतना मजा नहीं आया होगा, बट अब आएगा आपको मजा जब आपको बताया जाएगा अमेंडमेंट इस साल के क्या है, कैसे है, क्या कैपिटल गेन की रेट कैसे चेंज हुई, क्या हुआ, वो अपन ब्रेक के बाद पढ़ेंगे। तो ले लीजिए 10 मिनट का ब्रेक और 10 मिनट के ब्रेक के बाद हम चालू करेंगे। हाउ एओ विल आइडेंटिफाई। देखो एओ को बहुत बार ऐसा लग जाता है, कुछ इंफॉर्मेशन है जैसे सीबीआई से इंफॉर्मेशन मिल गई या लाइक अपने क्या बोलते हैं किसी और मिनिस्ट्री से इंफॉर्मेशन मिल गई और उसके बेसिस पे अगर एओ को ऐसा लगता है तो एओ को ये पावर दे रखी है कि एओ चाहे तो ऐसे करा सकता है कि प्रीवियस ईयर में ही आपसे रिटर्न फाइल करा सकता है करके, ठीक है। यस यस यस, सबके चैट मुझे दिखते हैं, बट बेसिकली बेटा मैं आपको बताऊं इस बैच में कल मेरे को पता चला 1200 बच्चे लाइव होते हैं, ठीक है, 1200 स्टूडेंट्स आर लाइव। तो मेरे सामने आप सोच सकते हो चैट कितनी फास्ट चलती होगी। तो मैं बताऊं जब मुझे लगेगा कि मेरे को डाउट आपका देखना है, मैं आपका डाउट देखूंगा, श्योरली मैं आपके डाउट सॉल्व करूंगा। एंड एक और चीज मैं करूंगा, 10 बजे के बाद मैं हर 3-4 दिन बाद एक बार 10 बजे के बाद मैं 15-20 मिनट आपके साथ बात करूंगा, आपसे चैट करूंगा, आपसे डाउट लूंगा। तो जहां जहां मुझे लगेगा रिलेवेंट डाउट है तो वो मैं ले लूंगा। और मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जो रिलेवेंट डाउट है प्लीज पुट दैट ओनली। अगर आप सिर्फ बहुत सारे मतलब ऐसे एक एक लाइन लिखते रहोगे, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू चेक दैट करके, ठीक है। आप सोचिए 1200 स्टूडेंट्स है तो कितने सारे मेरे सामने टीवी पे मैसेजेस आते होंगे करके, ठीक है। तो आप थोड़ा समझिए करके, ठीक है। यस यस, हो सकता है इशिका, हो सकता है। बैकअप कब अवेलेबल होगा? बैकअप जो है, हाँ, डाउट के लिए मैंने आपको एप्लीकेशन बताया है, वो एप्लीकेशन आज मैं आपको यहां बता दूंगा और वो डाउट्स फिर आप एप्लीकेशन पे पुट करोगे, वी विल रिजॉल्व इट करके, ठीक है, डोंट वरी। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, कल कंटिन्यू करते हैं, मतलब ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, 10 मिनट के बाद कंटिन्यू करते हैं।